मैं मेरे घर के किचन में गया तो मुझे देखने को मिला कि कुछ नींबू रखे हुए हैं, कहीं पे थोड़ा करेला रखा हुआ है, कुछ आलमंड्स रखा हुआ है, और मुझे याद आया पानी पूरी का, कि कई सारी ऐसी चीजें होती है जब हम खाते हैं तो मुंह में हमारे पानी आ जाता है। पानी पूरी एक एग्जांपल है। और अगर देखो तुम सोच रहे हो नींबू अगर मैं तुम्हारे जीभ पे डालू तुम्हें कैसा टेस्ट लगेगा, तो हम क्या कर रहे हैं, रिकॉल द टेस्ट ऑफ सम मोर इंग्रेडिएंट्स गिवन हियर। कुछ इंग्रेडिएंट्स मैं तुम्हें देता हूं, उसका तुम टेस्ट रिकॉल करने की कोशिश करना, और अगर तुम कमेंट्स पे लिख सकते हो तो बल्ले बल्ले। पहला जो इंग्रेडिएंट है वो है तुम्हारा लेमन। नींबू का टेस्ट कैसा होता है थोड़ा रिकॉल करने की कोशिश करो। दूसरा है बिटर ग्राउंड, करेला, इसका टेस्ट कैसा होता है। इमली, टैमरिंड, टेस्ट कैसा होता है। डेफिनेटली तुमने रिकॉल कर लिया होगा कि लेमन सार होता है, मतलब खट्टा होता है। जो हमारा टैमरिंड है वो भी खट्टा होता है, लेकिन वहीं पे बिटर ग्राउंड के नाम में ही कड़वापन है, ये बिटर होता है, कड़वा होता है। लाइक यहाँ पे होता बेसिकली क्या है, नींबू जो तुम्हारा खट्टा होता है ये सिट्रिक एसिड के कारण होता है। जो तुम्हारा इमली है उसके अंदर टैट्रिक एसिड होता है जिसके कारण ये खट्टा होता है। वहीं पे तुम्हारा बिटर ग्राउंड आखिर कड़वा क्यों होता है। लर्नर्स, कई बार तुम ऐसा भी तुमने ऑब्जर्वेशन किया होगा कि एसिड्स आर सार टू टेस्ट, खाने में खट्टा लगते हैं, तुम्हें पता है। लेकिन वहीं पे अगर तुमको एक मतलब बेसिकली बिटर ग्राउंड ले लोगे जो कि एक बेस है, तो वो कैसा होता है, बिटर टू टेस्ट होता है। मतलब एसिड खट्टा लगता है और जो बेस होता है वो बिटर लगता है, कड़वा लगता है। इन चीजों के बारे में ना हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। जो ये बेसिस होते हैं बेसिकली, जो भी तुम्हें एक थोड़ी कड़वी लग रही है, ये स्लिपरी टू टच भी होना चाहिए। लेकिन प्रश्न बहुत सारे हैं कि कब मैं किसी को एसिड बोल सकता हूं और कब मैं किसी को बेस बोल सकता हूं। इन्हीं चीजों का उत्तर आपको मिलेगा चैप्टर नंबर 5 क्लास 9 साइंस महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के चैप्टर में, जो कि एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट है। अगर तुम एक सीबीएसई के विद्यार्थी हो तो यही चीज तुम्हें बेसिकली क्लास 10th में पढ़ने को मिलता है। ये वन शॉट वीडियो है जिसमें मैं आपको नोट्स देने वाला हूं पूरा का पूरा, जिससे मैं पढ़ा रहा हूं। साथ ही साथ आपको प्रैक्टिस के लिए क्विजेस बीच में तो मिलेंगे ही मिलेंगे। और मैं आपको बता देता हूं कि अगर आप हमारे वेबसाइट पे चले जाते हो तो मैंने आपके साइंस के जितने भी चैप्टर है इंक्लूडिंग एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट, जो कि यहाँ पे आपको दिख रहा है, सभी का फ्लैश कार्ड और प्रैक्टिस क्विज फ्री ऑफ कॉस्ट अपडेट कर दिया है। तो आप यहाँ पे जाकर के अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो बेसिकली। तो ये तो है ही है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। बट पहले प्रथम सबसे ज्यादा जरूरी क्या है कि आप चीजों को समझो। ये नोट्स आपको कहां मिलेगा, चीजें आपको कैसे मिलने वाली है, सारी चीजों के बारे में बात कर लेते हैं और फिर चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। लर्नर, सिंपल है, वन शॉट वीडियो है, सारी चीजें तुम सीख लोगे और फुल टू मस्ती करने वाले हैं इस वीडियो में। वैसे हमारा एक टेलीग्राम चैनल है क्लास 9 शुभम, वहां पे सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे। दूसरा, हमारा अपना एक व्हाट्सएप का कम्युनिटी है, वहां पे भी मैं नोट्स डाल देता हूं, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा। हर एक चीज का लिंक डिस्क्रिप्शन में, अच्छे से डिस्क्रिप्शन देखना। और यहां पे भी अगर नोट्स ढूंढने में ना मिले तुम्हें, तो एक अरेंज्ड फॉर्मेट में नोट्स आपको हमारे एप्लीकेशन पे मिल जाएगा। इजी लर्निंग हमारे एप्लीकेशन का नाम है। यहाँ पे आप प्ले स्टोर पे जाके अगर आप सर्च करते हो इजी लर्निंग तो आपको मिल जाएगा, या फिर डिस्क्रिप्शन में इस प्लेलिस्ट मतलब इस एप्लीकेशन का लिंक मैं डाल दूंगा। यहां से जाके आप इसको डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड करने के बाद जब आप अपने नंबर से लॉगिन वगैरह कर लोगे लर्नर्स, देयर इज अ सिंपल स्टेप, यू हैव टू सिंपली गो ऑन द होम वाला सेक्शन, और यहाँ पे ऊपर आपको एस दिख रहा है ना, इनिशियल्स, जैसे मेरा नाम शुभम है, आपका कुछ और हो सकता है। उस पर क्लिक करोगे तो ऐसा एक पैनल खुल जाएगा साइड से, और यहाँ पे होम कोर्सेस ऑफलाइन और फ्री मटेरियल करके एक सेशन है। इस पे जब आप क्लिक करोगे तो आपको क्लास 9 का फोल्डर मिलेगा, वहां से सारी चीजें आप एक्सेस कर सकते हो। आई होप ये क्लियर है। बच्चे अक्सर ये पूछते हैं, इसके लिए मैंने बता दिया। अब हम सीधे स्टार्ट करते हैं हमारे चैप्टर को, जिसमें हमें पढ़ना है एसिड्स के बारे में, बेसिस के बारे में और सॉल्ट्स के बारे में। मैं कई जगह चीजें तुम्हें ऐसे एनिमेशन से सिखाऊंगा, कई जगह मैं तुम्हें कुछ वीडियोस दिखाऊंगा, कुछ एक्सपेरिमेंट सब करने वाले हैं, और कई जगह मैं तुम्हें लिख लिख के भी पढ़ाऊंगा। तो बी प्रिपेयर्ड, इस वीडियो में हम सब कुछ कवर करने वाले हैं। एंड एक छोटी सी बात जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, दैट इज कि मेरी तबियत थोड़ी खराब है। आई एम सफरिंग फ्रॉम कोल्ड एंड कफ, जिसके कारण थोड़ा सा डिले कर दिया मैंने इस वीडियो में। स्टिल आई एम नॉट फाइन, बट हम ये पूरा वीडियो रिकॉर्ड करेंगे वन शॉट में और मैं डालूंगा आज ही के डेट में। सो लर्नर्स, प्लीज आप लोग एक लाइक का बटन अगर दबा सकते हो तो मेरे लिए दबा देना। इस वीडियो पे हम टारगेट करते हैं 10,000 लाइक्स का, और साथ ही साथ कमेंट में बताना कि आपको इस चैनल से क्या फायदा हो रहा है। डू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड बल्ले बल्ले लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहला प्रश्न है कि हमने देख लिया कि यार नींबू जो था वो खट्टा लग रहा था, उसके अंदर सिट्रिक एसिड था। इमली जो था वो हमें खट्टा लग रहा था, उसके अंदर टैट्रिक एसिड था। तो हमें पता चला कि एसिड्स जो होते हैं वो सार टू टेस्ट होते हैं, मतलब एसिड्स हमें खाने में कैसी खट्टी लगती है। लेकिन यार और क्या है एसिड के बारे में, तो थिंग इज कि सब्सटेंस विच आर सार टू टेस्ट। याद रखना, जो भी चीज आपको खट्टी लग रही है खाने को, ठीक है, हैव एसिडिक इंग्रेडिएंट्स, उसके अंदर कुछ तो एसिडिक चीज है, कुछ तो एसिडिक इंग्रेडिएंट है, एंड देयर सॉल्यूशन आर कॉल्ड एज एसिड। अब व्हाट डू यू मीन बाय सॉल्यूशन? देयर सॉल्यूशन आर कॉल्ड एसिड मतलब मान लो कि तुमने नींबू लिया
ओके, नींबू के अंदर क्या है, सिट्रिक एसिड है मान लो, तो तुमने सिट्रिक एसिड ले लिया क्योंकि सिट्रिक एसिड ही तो एसिड है, और उसको तुमने पानी में या किसी और चीज में मिला दिया तो एक सॉल्यूशन बन गया। जैसे एग्जांपल, चीनी मीठी होती है, ठीक है ना, तो चीनी एक मीठी इंग्रेडिएंट है और इस मीठे चीनी को तुम पानी में घोल देते हो तो शरबत बन जाता है। अब शरबत एक सॉल्यूशन है। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया। इसके बारे में भी हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे, पूरा वीडियो बहुत लंबा होने वाला है, तो आराम से सब कुछ पढ़ेंगे, कुछ नहीं छोड़ेंगे। और जब मैं एक नींबू खाता हूं तो मेरा मुंह कुछ ऐसा ही हो जाता है, राइट? बिल्कुल आपका भी मुंह ऐसा ही होता होगा, और अपने कमेंट में अपना एक्सपीरियंस मेंशन कर सकते हो। बेसिस की अगर मैं बात करूं तो बेसिस जो होता है, ठीक है, सब्सटेंसेस विच आर बिटर टू टेस्ट, ये आपको खाने में थोड़ी कड़वी लगेंगी, बिटर लगेंगी, ठीक है। बेसिस आर सोपी टू टच। अब इस साबुन को कैसे आप पकड़ते हो तो स्लिप हो जाता है, राइट? तो वैसे सोपी टू टच है। और जैसे करेला खा के तुम्हारी हालत कुछ मत पूछो। मैं आई सिंपली आई डोंट लाइक करेला, आई डोंट हेट करेला, बट आई डोंट लव करेला ऑल्सो, ठीक है ना। करेला डजंट एग्जिस्ट फॉर मी, इट्स लाइक दैट। तुम्हारे को करेला कैसा लगता है कमेंट में बताओ, जल्दी बताओ, ये इंपॉर्टेंट है। देखो मैंने आपको क्या बोला था कि टाइम टू टाइम मैं जब पढ़ाता हूं, अगर आप मुझसे पढ़ रहे हो तो आपको पता होगा कि हमने पूरी प्लेलिस्ट बनाई है। आई जस्ट शो यू। मैं जिस प्लेलिस्ट की बात कर रहा था, देखो वन शॉट प्लेलिस्ट है ये। यहाँ पे देखो लॉज ऑफ मोशन, वर्क एंड एनर्जी, करंट इलेक्ट्रिसिटी, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट, एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम, इन यूजफुल एंड हार्मफुल माइक्रोज, मेजरमेंट ऑफ मैटर। अभी एसिड बेसिस एंड सॉल्ट जा रहा है और आपका एक और चैप्टर आ जाएगा बेसिकली, जिसका नाम क्या था अपना, ये चैप्टर का नाम क्या था, आईसीटी वाला भी चैप्टर डाल दूंगा। तो सारे चैप्टर मैं वन शॉट में डाल रहा हूँ। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे जाओगे, ठीक है ना, तो आपको दिखेगा कि ये 18 चैप्टर्स जो आपके हैं टिल ऑब्जर्विंग द टेलीस्कोप तक ऑलरेडी डाला हुआ है हमारे चैनल के होम पेज पे। आपको यहाँ पे दिख जाएगा क्लास 9 साइंस, या फिर आप किसी भी चैप्टर के आगे शुभम झा लिख देना, लॉज ऑफ मोशन शुभम झा, वर्क एंड एनर्जी शुभम झा, और आपको ये चैप्टर मिल जाएगा। तो मैंने बहुत बार पढ़ाया है, ये फिर से एक नई सीरीज वन शॉट सीरीज करके पढ़ा रहा हूं, तो इसका फायदा उठाइए। और हर बार अगर आप नोटिस करोगे तो मैं पढ़ाते पढ़ाते ऐसे कई सारे क्वेश्चंस आपसे पूछता हूं कि आपको समझ आया कि नहीं आया, तो आपको इसका जवाब नीचे कमेंट में देना होता है। चलिए, तो अभी ये प्रश्न देखते हैं कि ये प्रश्न क्या है। एसिडिक सब्सटेंसेस आर डैश टू टेस्ट, स्वीट, बिटर, सार, सॉल्टी। कमेंट में क्वेश्चन नंबर 1 का आपको आंसर देना है। आप कुछ इस प्रकार से आंसर दे सकते हो कि क्वेश्चन नंबर 1 आपका आंसर क्या है, कि हाँ भैया लेट्स से इसका आंसर सार है, तो ऑप्शन ने सार दे दिया। एक और क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, डैश आर सोपी टू टच, एसिड, बेसिस, सॉल्ट, या बोथ ए एंड सी। ए मतलब एसिड, सॉल्ट भी। क्या लगता है आपको? नीचे कमेंट में जवाब देना है। अब देखो प्रश्न कैसा है कि भैया एक बात बताओ कि आपने कह दिया कि एसिड्स आर सार टू टच, और सार टू टेस्ट मतलब खाने में हमें खट्टी लगती है, बेसिस हमें बीटर लगती है। लेकिन भैया मैंने तो सुना है कि मेरी मम्मी एसिड से बाथरूम साफ कर देती है। अब बताओ मुझे, एसिड बहुत खतरनाक होता है भैया। अब मैं क्या हर एक एसिड को जाके ऐसा चाट करके तो नहीं देख सकता ना कि खट्टा है कि कड़वा है, मैं नहीं देख सकता डेफिनेटली, राइट? सार टू टेस्ट खट्टी लगती है, क्या मैं हर बार ये जाके चेक कर सकता हूं? डेफिनेटली नॉट। तो मुझे कुछ तो ऐसा सिस्टम चाहिए जिससे मुझे पता चल जाए कि ये एसिड एक बेस है। अब इमेजिन करो कि तुम एक बार ने ट्रैफिक रोड पे जा रहे हो, वाले एक रोड पे जा रहे हो जहां पे एक ट्रैफिक सिग्नल लगा हुआ और एक ट्रैफिक पुलिस भी है। अब इस सिग्नल पे तुम देखोगे तो कभी लाल लाइट, कभी येलो लाइट, कभी रेड लाइट, कभी ग्रीन लाइट, ऐसा तुम्हें देखने को मिलता है ना, रेड, येलो, ग्रीन। इनका मतलब क्या होता है? तुम बोलोगे सर each of these three colors of the signal indicates that activity accepted from the people, expected from the people। लोगों को क्या करना है? फॉर एग्जाम्पल लाल देख के रुक जाना है, रेडी हो जाना है येलो देख करके, और ग्रीन देख के चल देना है। यही बात है ना। सिमिलरली लर्नर्स, as road rules are indicated by traffic signals, similarly acid bases आर इंडिकेटेड बाई इंडिकेटर्स। तो हमारे पास कई सारे इंडिकेटर्स होते हैं जिससे हम बता सकते हैं कि हमारी गिवन चीज एक एसिड है या फिर हमारी गिवन चीज एक बेस है। पॉइंट समझ आया? जैसे यहां पे हमें पता चलता है वैसे ही कुछ हमारे पास सिस्टम है। अब सिस्टम क्या, हमारे पास इंडिकेटर्स होते क्या है? देखो, सम नेचुरल एंड सिंथेटिक डाइज। अब यहां पे शब्दों पे ध्यान दीजिएगा कि इंडिकेटर क्या होता है। ये कुछ नेचुरल मतलब जो आपको नेचर से मिल रहा है, या फिर कुछ सिंथेटिक। सिंथेटिक का मतलब होता है जिसको आप लैब में बना रहे हो, मैन मेड। सिंथेटिक का मतलब क्या होता है बच्चों? मैन मेड, या आपने लैब में बनाया। और होता क्या है बेसिकली, डाई होता है। डाई जैसे अपने बाल को हम कलर करते हैं ना, तो ये बेसिकली कलर होता है। ये कलर करता क्या है, ये नेचुरल हो या सिंथेटिक हो, शोज टू डिफरेंट कलर्स इन एसिडिक एंड बेसिक सॉल्यूशन। अगर आप इसको एक एसिड में डालोगे तो ये एक अलग रंग का हो जाएगा, और अगर एक बेस में डालोगे तो एक अलग रंग दिखाएगा। सच डाइज आर यूज्ड एज एसिड बेस इंडिकेटर्स। ऐसे ही डाइज का हम इस्तेमाल करते हैं एसिड बेस इंडिकेटर बुला करके। एग्जाम्पल हमारे पास है लिटमस पेपर। लिटमस पेपर एक नेचुरल इंडिकेटर। आपने क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट पढ़ा था, उसके अंदर आपको बताया गया था लाइशिन, एक एल्गे के बारे में जो फाइलम थैलोफाइटा से बिलोंग करता था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग।
उसी से बनता है लिटमस पेपर बेसिकली। तो एक नेचुरल इंडिकेटर है। इसी तरीके से इंडिकेटर अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करता हूं मैं कि जो पीछे मैंने आपको शब्दों में समझाया वो आप एक्चुअली विजुअलाइज कर सको। देखो मेरे पास दो बीकर है, किस बीकर में क्या है मुझे नहीं पता। ओके, किस बीकर में क्या है मुझे नहीं पता, बिकॉज विद अननोन सॉल्यूशन। हो सकता है कि पहले वाले में एसिड हो सकता है दूसरे वाले में एसिड हो सकता है पहले वाले में बेस हो, या फिर दूसरे वाले में बेस हो। किसमें क्या है, एक में एसिड है एक में बेस है, मुझे नहीं पता लिटरली। ओके, अब मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे लिटमस पेपर लेके आऊंगा। ओके, इंट्रोड्यूस रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर। मैं दो लिटमस पेपर लेके आऊंगा, एक रेड कलर का और एक ब्लू कलर का, और दोनों को डाल डाल के देखूंगा। एक बार रेड इसमें डालूंगा, फिर एक बार इसमें ब्लू डालूंगा। ओके, और मैं देखूंगा कि क्या हुआ। फिर एक बार इसमें ब्लू डालूंगा। ओके, और फिर इस बार एक बार इसमें रेड डालूंगा, मैं देखूंगा क्या चेंजेस हुआ। अब जैसे मान लो कि मैंने क्या किया, एक में मैंने क्या किया, ब्लू चेंजेस टू रेड। मैंने ब्लू लिटमस रेड जब मैंने डाला, बेसिकली ध्यान से समझना, जब मैं रेड डालूंगा तो रेड रेड ही रह गया, रेड का कुछ नहीं हुआ, रेड में कोई बदलाव नहीं आया पहले वाले में। लेकिन जब मैंने इसमें ब्लू डाला तो ब्लू मेरा रेड हो गया। तो मुझे क्या समझ आया, रेड मतलब खतरा, खतरा मतलब एसिड, समझ आया। अच्छा, जब यहां पे मैंने दूसरे वाले में रेड चेंजेस टू ब्लू, अब इसमें जब मैंने रेड डाला तो मेरा रेड क्या हो गया, ब्लू हो गया। बी फॉर ब्लू, बी फॉर बेस। और अगर मैं ब्लू डालूंगा तो ये ब्लू मेरा ब्लू ही रहेगा, कोई बदलाव नहीं आएगा। तो इन सब का मतलब क्या होता है कि एक में एसिड है एक में बेस है। अगर तुम्हारा ब्लू लिटमस पेपर रेड हो जाता है किसी सॉल्यूशन में, दैट मींस कि यहां पे एसिड है। और अगर तुम्हारा ब्लू लिटमस पेपर रेड हो गया तो एसिड है, और उसी तरीके से अगर रेड लिटमस पेपर अगर ब्लू हो गया तो वो तुम्हारा बेस है। आई होप दैट इज क्लियर। इंडिकेटर्स का मतलब क्या होता है, एसिड चेंजेस ब्लू लिटमस टू रेड, जैसा मैंने आपको बताया, एंड बेसिस चेंजेस रेड लिटमस टू ब्लू। इस बात को याद रखना। तो इंडिकेटर हमें यही इंडिकेट कर रहा है। अच्छा, अभी तो हमने एक चीज के बारे में पढ़ लिया कि एसिड या बेस को हम लिटमस पेपर की मदद से कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। लिटमस पेपर एक नेचुरल इंडिकेटर था, लेकिन लिटमस पेपर अकेला नेचुरल इंडिकेटर नहीं है। यू कैन हैव डिफरेंट टाइप ऑफ नेचुरल इंडिकेटर। नेचुरल इंडिकेटर्स वो जो हमें नेचर से मिल रहा है। फॉर एग्जाम्पल, आप रोज के पेटल्स का इस्तेमाल कर सकते हो, आप टर्मरिक का इस्तेमाल कर सकते हो, आप जामुन का इस्तेमाल कर सकते हो, आप बीट रूट का इस्तेमाल कर सकते हो, और भी बहुत सारे। अगर आप गूगल करोगे ना तो आपको बहुत सारा एक लंबा लिस्ट मिल जाएगा ऑफ नेचुरल इंडिकेटर्स जिसको तुम इस्तेमाल कर सकते हो। बट वी हैव अनदर टाइप, राइट? These are called as natural indicator, but we do have synthetic indicators. ये synthetic indicators वो वाले indicators होते हैं लर्नर्स, जो बेसिकली केमिकल से बने होते हैं, मैन मेड होता है। इनके शब्द पे क्या नाम है इसका, मैन मेड, मतलब सिंथेटिक इंडिकेटर्स लैब के अंदर हम बनाते हैं। इसका एग्जांपल बहुत प्यारा सा आपको दिख रहा है, फेनोप्थेलीन। क्या है, फेनोप्थेलीन। देखो फेनोप्थेलीन को जब हम एक बेस में डाल रहे हैं, बेसिकली मेरे पास नीचे बेस था, उसके अंदर जब मैंने फेनोप्थेलीन डाला तो उसका कलर बदल के पिंक हो गया। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे पॉइंट क्या है कि ये भी क्या करता है, इसका भी काम वही है कि कलर को चेंज कर देता है। इसका भी फंक्शन कलर चेंज का ही है। लर्नर, सिंथेटिक इंडिकेटर जो होता है तुम्हारे, सम केमिकल्स लाइक फेनोप्थेलीन, मिथिल ऑरेंज, ये दो एग्जांपल आपके टेक्स्ट बुक में दिए, आप दोनों को याद रख लेना। आर ऑल्सो इंडिकेटर्स, ये भी इंडिकेटर्स है, पर इसको हम सिंथेटिक इंडिकेटर्स बोलते हैं। आर्टिफिशियली बनाया जाता है, इसको इंसान खुद से बनाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं मिथिल ऑरेंज की बात करूं तो मिथिल ऑरेंज को अगर मैं एक एसिड के अंदर डालता हूं, ठीक है, तो वहां पे आपको हल्का सा रेड कलर देखने को मिलेगा। मिथिल ऑरेंज टर्न्स रेड इन एसिड। और अगर आप वही बेस में डालोगे, जिसको अल्काली मतलब बेस, ठीक है ना, उसको क्या कर देता है, ये येलो कलर का हो जाता है। तो ये कलर्स को भी तुम्हें याद रखना। तुम्हें मैं होमवर्क दे रहा हूं कि फेनोप्थेलीन का कलर चेंज कैसे होता है। तुम इसको रिसर्च करोगे गूगल पे जा करके, और कमेंट्स में बताओगे कि बाकी बच्चों की भी हेल्प हो। मैं इतने सारे वीडियो बना के तुम्हारी हेल्प कर रहा हूं ना, जैसे मैं आपको बताया, इतने सारे वीडियोस बना करके लर्नर्स। इसके अलावा ये आपको प्रैक्टिस के लिए क्विज दे करके बहुत सारी चीजें मैं आपके लिए कर रहा हूं। तो अब आपकी जिम्मेदारी क्या है कि आप भी लोगों की हेल्प करो। फेनोप्थेलीन का कैसे कलर चेंज होता है बता करके नीचे कमेंट्स में। वीडियो पे 10,000 लाइक्स का टारगेट है। अगर तुम सच में मुझसे पढ़ रहे हो, तुम अगर मेरी हेल्प करना चाहते हो, तो मुझे बताना कि जब तुम वीडियो देख रहे हो तब लाइक्स कितने थे और तुमने हिट करके बढ़ा दिया। दैट रियली मैटर्स टू मी। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम अपने आगे के टॉपिक्स पे चलते हैं। तो हमें सिंथेटिक इंडिकेटर समझ आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 आपको नीचे कमेंट में जवाब देना है। लिटमस पेपर इज अ डैश इंडिकेटर। लिटमस पेपर क्या होता है, एसिड इंडिकेटर, बेस इंडिकेटर, या एसिड बेस या यूनिवर्सल इंडिकेटर। बात को समझना, एसिड इंडिकेटर का मतलब वही जो केवल एसिड में ही बताएगा, बेस में उसको कुछ पता नहीं चलेगा हमें। बेस मतलब जो केवल बेस के लिए ही इंडिकेट कर सकता है, बाकी नहीं करेगा। और एसिड बेस मतलब होता है कि एसिड में अलग दिखाएगा, बेस में अलग दिखाएगा। आपको जवाब पता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, डैश इज एन एग्जांपल ऑफ नेचुरल इंडिकेटर। फेनोप्थेलीन, मिथिल ऑरेंज, इयोसिन या फिर टर्मरिक। वैसे इयोसिन भी क्या है, रिसर्च करो। मैंने आपको बोला थोड़ा सा तो मेहनत आपको भी करनी पड़ेगी। मैं सर्दी से जूझ रहा हूं, जिसके कारण आई एम नॉट वेरी मच लाइक
जैसे आपने मेजरमेंट ऑफ मैटर में मेरा एक्साइटमेंट देखा होगा, उस लेवल का एक्साइटमेंट मैं ला नहीं पा रहा हूँ, बिकॉज एट द सेम टाइम नाक की जगह मुंह से मुझे सांस भी लेना है और मुंह से बोलना भी है, तो इट इज डिफिकल्ट, बट आई एम ट्राइंग माय बेस्ट। ओके लर्नर्स, एंड रियली आई लव यू ऑल। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ रिजल्ट्स मैं आपको दिखाता हूँ जो बच्चे सच में मेहनत करते हैं उनकी। देखो, अगर जो जो मैं आपको बता रहा हूँ इन वीडियो से आप पढ़ते हो, ठीक है ना, आप ये सारी चीजों को फॉलो करते हो, तो बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। इनफैक्ट अगर आप हमारे बैच में आ जाते हो, लाइक एट इजी लर्निंग वी हैव आवर ओन बैचेस, जिसमें एडमिशन लेने के लिए आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हो 8527529111। और बेसिकली आप ज्वाइन कहाँ से करते हो, ये हमारे एप्लीकेशन से जाके ज्वाइन करते हो आप। ये जो हमारा एप्लीकेशन है प्ले स्टोर पे, इसी एप्लीकेशन से आपको ज्वाइन करना है, या फिर आप हमारे वेबसाइट से भी कर सकते हो। जैसे वेबसाइट easylearning.live, अगर आप यहाँ पे आ जाओगे तो आपको सारे बैचेस देखने को मिलेंगे। यहाँ पे देखो, जैसे क्लास 9 की विक्ट्री बैच अभी एडमिशन चालू है 7,500 में, बट आई गिव यू अ डिस्काउंट, क्योंकि ये वीडियो अभी मैं जब रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो इट इज लाइक मंथ ऑफ अक्टूबर, तो ये जो बच्चे जल्दी एडमिशन लेते हैं उनके लिए प्राइस था 7,500। इस वीडियो में आपको स्पेशल डिस्काउंट देने वाला हूँ मैं। हाँ, तबियत खराब। एनीवे, तो कमिंग टुवर्ड्स द पॉइंट, तो ऐसे रिजल्ट्स बहुत सारा एफर्ट डाल के आता है, ऐसे नहीं आता। तो दिस इज द रिजल्ट ऑफ अदिति। अदिति ने स्कोर किया था 99.16%। अब ये सारे बच्चे मेरे 10th के बैच में, पिछले साल 9th के बैच में थे। दिस वीडियो इज बिन रिकॉर्डेड इन 2024। ये रिजल्ट आपको 2023 के आसपास का है। देखो, ये मतलब 24 में ही आया रिजल्ट, मतलब इसी साल का रिजल्ट है। अब ये बच्चे 10th में आगे पास होकर के, तो 24 में 10th में है, 25 में 10th पास आउट हो जाएंगे। आप समझ गया ना मतलब मेरी बात। ओके, तो दिस रिजल्ट है 99.16%। देन वी हैव 97.66% धनश्री का। देन वी हैव दक्षता का रिजल्ट 96.16%। वी हैव दिस श्रुति का रिजल्ट अगेन 95%। वी हैव अगेन दिव्या इज आल्सो इन 10th स्टैंडर्ड 94.83%। इवन इफ आई शेयर विद यू, ईमानदारी से अगर मैं आपको बताने जाऊं, अगर आप हमारे वेबसाइट पे चले जाओगे, देयर इज अ टेस्टिमोनियल वाला सेक्शन। इस टेस्टिमोनियल वाले सेक्शन पे जब आप जाओगे तो हमारे सारे टॉपर्स जो क्लास 10th के रहते हैं उनका हम यहाँ पे इंटरव्यू डाल चुके हैं। एंड ये कई सारे बच्चों का फीडबैक है जो इन्होंने लिख के दिया। इनफैक्ट यू कैन सी, यहाँ पे दिव्या का भी होगा, ठीक है बेसिकली। हाँ, सी इज दिव्या एक्चुअली। यहाँ पे देखो, ये वाला जो लास्ट वाली लड़की दिख रही है आपको, सी इज दिव्या, तो दिव्या का फीडबैक है यहाँ पे। तो देयर डिफरेंट स्टूडेंट जिनका हमने फीडबैक डाला है, तो यू कैन ऑलवेज गो एंड रेफर टू दिस थिंग्स। तो सारी चीजें एकदम वैलिड है। तो यहाँ पे बहुत सारे रिजल्ट्स है। लर्नर्स थी अगेन रिजल्ट, वी हैव प्रद्युमन कुमार, ये भी हमारे 10th में है एंड 90.83%। तो ये सारे हमारे बैच के होनहार बच्चे हैं बेसिकली। ये हमारे बैच में भी पढ़ रहे थे यूट्यूब से। इनको जैसे अभी आप पढ़ रहे हो, इनको पता चला, इन्होंने बैच में एडमिशन लिया, 9th में भी पढ़ेंगे, 10th में भी इनको अच्छा लगा तो इन्हें पढ़ेंगे। हम लिमिटेड स्टूडेंट लेते हैं। दिस इज द टीम। आप इंग्लिश मीडियम से भी हो तो भी आपके लिए हमारा बैच है, एंड सेमी इंग्लिश मीडियम महाराष्ट्र में तो भी हमारा बैच है, ठीक है ना। हम सारे सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। ये हमारे 10th का लास्ट ईयर का रिजल्ट है, आप देख सकते हो, सुपर्ब रिजल्ट है, राइट। 76 स्टूडेंट्स को हमारे 90% से ज्यादा मिला था, 113 बच्चों को 85% से ज्यादा मिला था। फर्स्ट रैंक 13 बच्चे थे। और ये केवल मैं बैच की बात कर रहा हूँ, यूट्यूब से तो बहुत बच्चे पढ़ रहे हैं, लाखों बच्चे पढ़ रहे हैं। ये हमारी पूरी टीम है जिसके कारण ये रिजल्ट है। अकेले मेरे कारण नहीं आया, पूरी टीम जितना मैं एफर्ट डालता हूं उतना ही एफर्ट डालती है। एंड दिस इज अ सुपर टीम। अगर आपका संस्कृत सब्जेक्ट है तो वी आल्सो टीच यू संस्कृत सब्जेक्ट। ओके लर्नर्स, बैच का प्राइस मैंने आपको क्या बोला, अगर आप पूरे साल के लिए ज्वाइन कर रहे हो तो दैट विल बी 7,000। बट अभी एक डिस्काउंट चालू है बिकॉज दिस इज द मंथ ऑफ अक्टूबर, ठीक है। तो डिस्काउंट चालू है, आप पता कर लेना नंबर पे कॉल करके। यू विल गेट दिस एडमिशन इन 5,000 ओनली, दिस 2500 कूपन कोड लगा के, या फिर कुछ और होगा, कॉल करके पता कर सकते हो। और इस नंबर पे जब भी आप ये वीडियो देखते हो तो कि अभी लेटेस्ट क्या ऑफर चालू है और कौन सा बैच में मैं एडमिशन ले सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि हम लिमिटेड बच्चे लेते हैं। यू कैन ऑल्सो मेक दिस पेमेंट ऑन दिस क्यूआर कोड। आप डायरेक्टली इस क्यूआर कोड को स्कैन करके पेमेंट कर सकते हो, या फिर इस नंबर पर कॉल करके क्यूआर कोड की डिमांड कर सकते हो। देन यू कैन मेक द पेमेंट एंड दिस इज इट। सो सारे सब्जेक्ट हम पढ़ाते हैं। बाकी आपकी जो भी प्रश्न होगा प्लीज आप कॉल करके पता करिए, दैट इज बेटर। अभी हम पढ़ाई पे फोकस करते हैं, ठीक है। बट बैच में रिजल्ट सुपर्ब आता है, डेफिनेटली यू शुड कंसीडर ज्वाइनिंग दिस बैच। केवल यूट्यूब से करना बहुत मुश्किल है, अंटिल अनलेस यू आर वेरी मच सेल्फ डिसिप्लिन। बैच में आने के बाद आई एम विथ यू, ट्रस्ट मी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं एंड अब हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। अब हमारा अगला टॉपिक है आयोनिक कंपाउंड्स, ठीक है ना। आयोनिक कंपाउंड्स के बारे में थोड़ा सा आइडिया हमें है क्योंकि हमने मेजरमेंट ऑफ मैटर पढ़ा था। देखो, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ आयोनिक कंपाउंड। इस चैप्टर में बेसिकली हम पढ़ क्या रहे हैं, तो वी आर स्टडिंग अबाउट आयोनिक कंपाउंड। ये चैप्टर जो है पूरा का पूरा इट्स अबाउट आयोनिक कंपाउंड। वी आर स्टडिंग अबाउट सॉल्ट्स, वी आर स्टडिंग अबाउट बेसिस एंड वी आर स्टडिंग अबाउट एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट। तो ये जो तीनों है ये एक आयोनिक कंपाउंड है। तो बोलोगे सर आयोनिक कंपाउंड क्यों है, मैं अभी आपको इसका जवाब देता हूं। द मॉलिक्यूल ऑफ एन आयोनिक कंपाउंड हैज 2 कॉन्स्टिट्यूएंट्स, नेमली कैटायन, पॉजिटिव आयन, या फिर बेसिक रेडिकल। ये हमने मेजरमेंट ऑफ मैटर में पढ़ा है कि बेसिक रेडिकल क्या होता है, नहीं होता है, ठीक है। एनायन, निगेटिव आयन, या फिर एसिडिक रेडिकल। देखो, ए फॉर एनायन, ए फॉर एसिडिक रेडिकल, ऐसे याद रख लेना। बचा हुआ कौन सा, कैटायन, तो वो क्या हो जाएगा, बेसिक रेडिकल हो जाएगा।
वो ऐसे बी के बाद ही तो सी आता है। जैसे तुम्हें याद रखना है तुम याद रखो, कोई दिक्कत नहीं है। तो द फोर्स ऑफ, अब देखो जैसे मान लो यहां पे आप ऐसे समझना, ओके जस्ट अ सेकेंड, ओके सो जस्ट अ सेकेंड, जस्ट यहाँ पे ध्यान देना। अभी जैसे मैं बोल रहा हूं NaCl, अब ध्यान से देखो, अब Na पॉजिटिव है, दिस इज कैटायन, Cl निगेटिव है, दिस इज एनायन। तो ये क्या हो गया, ये एक हमारा बेसिकली आयोनिक कंपाउंड हो गया, क्योंकि इसमें पॉजिटिव निगेटिव दोनों है। पॉजिटिव कौन सा है हमारा, कैटायन, जो कि यहाँ पे है, जिसको हम बेसिक रेडिकल बोलते हैं। एनायन कौन है, निगेटिव वाला, जिसको हम एसिडिक रेडिकल्स भी बोलते हैं। समझ आया? तो यहाँ पे लिखा है कि इस तरीके से ये बनता है। सिमिलरली तुम एक एसिड का एग्जांपल ले लो, HCl, H पॉजिटिव Cl निगेटिव। तुम एक बेस का एग्जांपल ले लो, NaOH, यहाँ पे Na पॉजिटिव OH निगेटिव। एक सॉल्ट मैंने अभी एग्जांपल लिया था, NaCl। समझ गए? तो ये कुछ ऐसे हम समझ सकते हैं। अगला लाइन है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दिस आयंस आर अपोजिटली चार्ज। अभी मैंने क्या बोला, Na प्लस Cl माइनस, राइट? तो अपोजिट चार्जेस है, राइट? दे आर अपोजिटली चार्ज, तो इनके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, पॉजिटिव निगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है, एंड इसके कारण एक बॉन्ड बनता है। दिस बॉन्ड इज कॉल्ड एज आयोनिक बॉन्ड। क्या बोलता है, आयोनिक कंपाउंड के अंदर कौन सा बॉन्ड होता है बच्चों, आयोनिक बॉन्ड होता है। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन वन पॉजिटिव चार्ज ऑफ on a cation and one negative charge on an anion makes an ionic bond, and the compound having ionic bond is called as ionic compound। कुल मिला के इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज है, इसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज है, तो एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज मिलकर के एक आयोनिक बॉन्ड बनाता है, और जिसके पास भी आयोनिक बॉन्ड होता है उसको हम आयोनिक कंपाउंड बोलते हैं। आई नो कि ये थोड़ा थ्योरेटिकल हो गया, बट सिंपल है। मैं आपको एक बार समराइज कर देता हूं, जैसे एग्जांपल के लिए समझने की कोशिश करना कि मान लो तुम्हारे पास सोडियम है, ओके? सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है। ये सब हमने मेजरमेंट ऑफ मैटर में पढ़ा है। अब देखो यहाँ पे देखो, पहला शेल को हम के शेल बोलते हैं, दूसरे शेल को हम एल शेल बोलते हैं, तीसरे शेल को हम एम शेल बोलते हैं। ये तुम्हें पता है। अब पहले शेल में अगर तुम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देखोगे तो तुम्हें 2 दिखेंगे, दूसरे में आपको 8 दिखेंगे, और तीसरे में 1 11 है। अब एक एटम चाहता है कि उसके आखिरी, सोडियम क्या चाहता है, सिंपल भाषा में ऐसे समझो कि उसके आखिरी में 8 ही हो। तो अगर आखिरी में इसको 8 चाहिए तो एक इलेक्ट्रॉन जो इसका आखिरी वाला है, इसको डोनेट करना पड़ेगा, लूज करना पड़ेगा। अच्छा, सिमिलरली क्लोरीन देखो, ये क्लोरीन में पहले 2 है, फिर 8 है, और फिर 7 है, तो इसका एटॉमिक नंबर 17 है। जेड से हम एटॉमिक नंबर डिनोट करते हैं। ये नहीं आता तो याद कर लो इसको, ओके? तो 17 से हम एटॉमिक नंबर डिनोट करते हैं, ठीक है ना? अब देखो, इसके पास लास्ट में 7 है, और ये भी चाहता है कि इसके पास 8 हो। एक कोई तो लूज करेगा और एक कोई तो गेन करेगा। तुम्हें समझ आ गया होगा, जिसके पास एक है वो इसको लूज कर दे, इसके पास भेज दे, तो इसके पास भी 8 हो जाएगा और इसके भी आखिरी में 8 हो जाएगा। यहां पे जो एक बॉन्ड बनेगा वो एक आयोनिक बॉन्ड है। एग्जांपल के लिए ये फिगर देखो, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास ज्यादा है, इसने डिनोट किया टटा 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 टटा, उसके पास चले गए, उसका 7 थे, अब उसके पास 8 हो गए, और इसके पास सिचुएशन ऐसा बचा कि इसके पास भी लास्ट में 8 है और एक बॉन्ड बना, एंड दिस बॉन्ड इज बिकॉज ऑफ 1 पॉजिटिव 1 निगेटिव। समझना बात को। जब मेरे, ध्यान से देखना, जब I'll just show you, जब मेरे सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन, देखो सोडियम के पास कितने प्रोटॉन थे, 11 प्रोटॉन थे नॉर्मली, और 11 इलेक्ट्रॉन थे, तो दोनों बराबर है। Am I right? नॉर्मल सोडियम के पास। लेकिन हमारे सोडियम ने क्या किया, 11 प्रोटॉन तो है ही, बट एक इलेक्ट्रॉन जब डोनेट कर दिया तो उसके बाद 10 इलेक्ट्रॉन है। नाउ दिस इज नॉट इक्वल। सिचुएशन क्या है कि प्रोटॉन ज्यादा है, तो सोडियम के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आ गया। समझा? अब देखो क्लोरीन की बात करो, क्लोरीन के पास अगर मैं बात करूं तो हमारे पास 17 प्रोटॉन थे और 17 इलेक्ट्रॉन थे, बट सोडियम ने क्या किया, 17 प्रोटॉन तो रह ही गए, बट सोडियम ने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, तो इसके पास एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। कितना ज्यादा है, एक। इलेक्ट्रॉन कैसे होता है, निगेटिवली चार्ज, तो मैं कहूंगा माइनस, सॉरी, क्लोरीन -1, यहाँ पे +1। देखो एक ज्यादा है क्या, प्रोटॉन, प्रोटॉन इज पॉजिटिवली चार्ज। एक ज्यादा है क्या, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन इज निगेटिवली चार्ज। ये पॉजिटिव वाले को हम बोलते हैं कैटायन। कैसे बना कैटायन, समझा? या फिर इसी को हम बोलते हैं बेसिक रेडिकल, इसको हम बोलते हैं एनायन, या फिर इसको ए फॉर एनायन, ए फॉर एसिडिक रेडिकल, हम ऐसा बुलाते हैं। आई होप दैट इज वेरी मच क्लियर। अब देखो इसके पास आखिरी में ये भी स्टेबल है, ये भी स्टेबल है, दोनों ने एक बॉन्ड बना लिया, एंड दैट बॉन्ड इज बेसिकली आयोनिक बॉन्ड। यही यहाँ पे समझाया मैंने, ठीक है ना? यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा एंड दैट विल फॉर्म अ आयोनिक बॉन्ड। तो इसीलिए हम कहते हैं NaCl में Na के ऊपर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव ऐसा है, तो अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। गॉट इट? और यहाँ पे एक आयोनिक बॉन्ड बना है। इट इज वेरी सिंपल। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। अब 5वां प्रश्न है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्लोरीन। यहाँ पे देखो माइनस दिया है, इज
क्लोरीन का क्या होता है 2,8,7 2,8,8 2,8,8 यहाँ पे एक माइनस दिया हुआ है, प्लीज नोट दैट, ये गलती से यहाँ आ गया, यहाँ पे आएगा -1। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन क्या है, बिकॉज बेसिकली इट इज एन एनायन, इट इज नॉट अ नॉर्मल क्लोरीन। ओके, इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है सेल्स के अंदर। ओके चलो, वैलेंसी ऑफ सोडियम क्या होता है, 2 होता है, 1 होता है, 3 होता है, 4 है। वैलेंसी मतलब भी मैंने आपको मेजरमेंट ऑफ मैटर में पढ़ाया था, वैलेंसी मतलब कि कितना लूज कर सकता है, कितना गेन कर सकता है, कितना शेयर कर सकता है, कितना किया था, सोचो। नेक्स्ट, डिसोसिएशन ऑफ आयोनिक कंपाउंड। अब देखो ये वाला जो टॉपिक है ना, ये कई बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखो इस टेक्स्ट बुक में आप बहुत सारे टॉपिक्स पढ़ते हो छोटे छोटे, आई एम गोइंग टू टीच यू ऑल दिस टॉपिक्स लर्नर्स, मैं आपको ये सारे टॉपिक्स पढ़ाने वाला हूं। तो बेसिकली डिसोसिएशन ऑफ आयोनिक कंपाउंड, ये क्या लिखा हुआ है देखो, आपको एक चीज छोटी सी बेसिक समझ आता हूं मैं कि सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट गिव्स अ सॉल्यूशन। सॉल्यूट हम उस चीज को बोलते हैं जो माइनर कंपोनेंट होता है सॉल्यूशन का, और वो डिसॉल्व हो जाता है सॉल्वेंट में। ठीक है, सॉल्वेंट क्या होता है, सॉल्वेंट एक मेजर कंपोनेंट होता है सॉल्यूशन का, और वो सॉल्यूट को डिसॉल्व करता है। और सॉल्यूशन एक होमोजेनियस मिक्सचर होता है, दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस का। तो बोलोगे सर सब कुछ ऊपर से गया, कोई बात, मैं अभी समझाता हूं। देखो अब मान लो व्हाट आर द रिजल्टिंग मिक्सचर फॉर्म बाय यूजिंग फॉलोइंग सब्सटेंसेस। तुम्हारे पास वाटर है और सॉल्ट है। अब तुम मुझे बताओ वाटर और सॉल्ट से सॉल्ट सॉल्यूशन बनेगा, तो ये वाटर और सॉल्ट में तुम्हारे पास ज्यादा क्या होगा, प्रश्न अपने आप से पूछो। तुम बोलोगे सर ऑब्वियसली वाटर ज्यादा होगा, तो जो ज्यादा होगा वो तुम्हारा क्या हो गया, वो तुम्हारा क्या हो गया, एक सेकंड में लिख देता हूं यहां पे, जो ज्यादा हो गया वो तुम्हारा हो गया सॉल्वेंट। कम क्या होगा, तुम बोलोगे सर ऑब्वियसली कम हमारा ये होगा सॉल्ट होगा, तो ये तुम्हारा हो गया सॉल्यूट। कौन किसको अपने अंदर डुबा रहा है, मतलब डिसॉल्व कर रहा है, सर सॉल्वेंट सॉल्यूट को अपने अंदर डिसॉल्व करा रहा है, सॉल्यूट डिसॉल्व हो रहा है सॉल्वेंट में, वही सब लिखा हुआ था वहां पे, पीछे जाके देख लो वीडियो के, चाहिए तो। समझ आया, जो कम क्वांटिटी में होता है माइनर क्वांटिटी में सॉल्यूट, जो ज्यादा होता है सॉल्वेंट, सॉल्यूट सॉल्वेंट में डूब जाता है, सॉल्वेंट सॉल्यूट को डुबा देता है, मतलब डिसॉल्व कर लेता है, और जो रिजल्टिंग चीज बनता है वो है सॉल्ट सॉल्यूशन। एक और एग्जांपल लेते हैं, अब तुम मुझे जवाब दोगे नीचे कमेंट्स में। वाटर और शुगर में मुझे बताओ ज्यादा क्या है, वाटर, उसको क्या बुलाएंगे, सॉल्वेंट। कम क्या है, शुगर, उसको क्या बुलाएंगे, सॉल्यूट। एब्सोल्युटली राइट, सॉल्यूशन क्या बना, शुगर सॉल्यूशन। तो सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट गिव्स अस सॉल्यूशन, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट गिव्स अस सॉल्यूशन। चलो क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। आयोनिक कंपाउंड फॉर्म्स एन एक्वस सॉल्यूशन और डिसॉल्विंग इन वाटर। एक आयोनिक कंपाउंड जो है, ठीक है, आयोनिक कंपाउंड मतलब एसिड, बेस या फिर सॉल्ट, जब उसको तुम पानी में डालते हो तो वो एक एक्वस सॉल्यूशन बनाता है, मतलब पानी के अंदर मोस्टली डिसॉल्व होने लगता है, घुल मिल जाता है। ठीक है, इन द सॉलिड स्टेट अपोजिटली चार्ज आयंस इन द आयोनिक कंपाउंड्स आर सिटिंग साइड बाय साइड। इसका मतलब है कि जब एक सॉलिड स्टेट में अगर तुम्हारे पास एक नमक है तो Na और Cl, एक तरफ Na है एक तरफ Cl है, लेकिन अगर तुम उसको पानी में डाल दोगे, ध्यान से देखो अगला लाइन थोड़ा थेरेटिकल है, देखो when an ionic compound begins to dissolve in water, जब तुम उसको पानी के अंदर डाल दोगे तो वो डिसॉल्व होने लगेगा। The water molecules penetrates between the ions of the compound and separates them from each other। इसका मतलब है कि जो तुम्हारा NaCl है, इसके बीच में पानी आ गया, H2O आ गया, और Na प्लस को अलग कर दिया और Cl माइनस को अलग कर दिया। इस लाइन का मतलब ये है, ओके। और बोला है दिस इज टू से एन आयोनिक कंपाउंड डिसोसिएट्स ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ एक्वस सॉल्यूशन। यही Na अलग और Cl माइनस अलग को हम बोलते हैं डिसोसिएशन। और क्योंकि NaCl हमारा आयोनिक कंपाउंड था तो इसके लिए हमारा ये एग्जांपल है। चलो एक एग्जांपल से देखते हैं। पानी है, पानी में मैंने नमक डाला, अभी Na और Cl साइड साइड में बैठा है, पानी बीच में गया और NaCl को अलग कर दिया। समझ आया, यहां पे कुछ सिचुएशन ऐसा है कि जब तुमने एक बीकर के अंदर बेसिकली नमक डाला तो पानी जो है H2O, देखो ये जो तुम्हें ऐसे वाला स्ट्रक्चर दिख रहा है वो H2 है, वो हर एक Na और Cl के बीच में आ चुका है, देख रहे हो। नॉर्मल NaCl जब तक वो डिसोसिएट नहीं हुआ था, अलग अलग नहीं हुआ था, तब तक अगर तुम देखोगे तो ये तुम्हारा Na है, राइट, ये वाला तुम्हारा Na है, ये वॉयलेट कलर वाला, और ये Cl है, फिर Na है, फिर Cl है साइड साइड में। लेकिन बाद में देखो, यहां देखो ये पानी बीच में आ गया, कैन यू सी, ये पानी बीच में आ गया, पानी दोनों को अलग कर रहा है। सिंपल तुम ऐसे समझना, Na अलग Cl अलग, पानी बीच में, ये लाइन पानी है, गॉट इट। इसी चीज को हम डिसोसिएशन बोलते हैं। ईच डिसोसिएट आयन इन द एक्वस सॉल्यूशन इज सराउंडेड बाय वाटर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो NaCl जो कि सॉलिड था, नमक, इसको तुमने क्या किया, डिसोसिएट किया पानी में डाल करके।
पानी में डिसोसिएट मतलब अलग कर देना। तो क्या हुआ, Na अलग पानी के अंदर है, इसके लिए एक्यूएस। AQ का मतलब क्या होता है कि भाई साहब अभी भी ये हमारा पानी के अंदर है। अच्छा, प्लस Cl माइनस अभी भी क्लोरीन का है, पानी के अंदर है। पॉजिटिव मतलब इसके पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, निगेटिव मतलब इसके पास एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। आई होप कि तुम समझ रहे हो। मैं फोन में कुछ मैसेज वगैरह थे, मैं देख रहा हूं। चलो, क्लियर हुआ, सिंपल है ये। इज इट वेरी मच क्लियर? चलो बहुत बढ़िया। अब देखो, अब तुम्हें अगर डिसोसिएशन समझ आ गया तो हमें क्या है ना कि अलग अलग साइंटिस्ट ने एसिड बेसिस पे अपनी अपनी एक थ्योरी दी। हमें उन्हीं थ्योरी को अपने कक्षा के हिसाब से समझना है। हालांकि एक्स्ट्रा बहुत कुछ सिखाने जैसा है, लेकिन हम हमारे स्कूल में हमारे बुक में जितनी दी हुई है वहां तक स्टिक करेंगे और वहां तक समझेंगे। एक्स्ट्रा हम बाद में देख लेंगे कभी। चलो, तो अभी बात करते हैं। हमारे पास एक थ्योरी है, दिस थ्योरी इज कॉल्ड एज एरहेनियस थ्योरी ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। तो बेसिकली एरहेनियस ने क्या किया कि बोला कि इस चीज को हम एसिड बोलेंगे, इस चीज को हम बेस बोलेंगे बेस्ड ऑन डिसोसिएशन। स्वीडिश साइंटिस्ट Arrhenius put forth the theory of acid bases in year 1887. Theory है ये. Okay. This theory gives definition of acid bases as follow. किस चीज को तुम एसिड बोलोगे, किस चीज को तुम बेस बोलोगे, उसकी एक इन्होंने बेसिकली क्या दी, डेफिनेशन दी। एग्जांपल के लिए एसिड को समझना। एसिड इज अ सब्सटेंस, एक ऐसा चीज होता है विच ऑन डिसॉल्विंग इन वाटर, जब तुम उसको पानी में डालोगे तो H प्लस आयन इज द ओनली कैटायन, बट एक्चुअली आगे जाके हाइड्रोनियम आयन मिलता है, बिकॉज H प्लस आयन तो तुम्हें पानी में भी मिल जाएगा अगर तुम पानी को भी अलग करते हो तो याद रखना आगे हाइड्रोनियम आयन मिलता है, टू बी वेरी प्रिसाइज। बट एज पर आर बुक, हमारे किताब में जितना लिखा है, एन एसिड इज अ सब्सटेंस विच ऑन डिसॉल्विंग इन वाटर गिव्स राइज टू H प्लस आयन एज द ओनली कैटायन। कैटायन मतलब जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, दिस T लुक्स लाइक अ प्लस ना, तो याद रखना जिसके ऊपर क्या है, एक पॉजिटिव चार्ज है। केवल H प्लस ही मिलेगा तुम्हें पॉजिटिव चार्ज वाला, बाकी कुछ भी नहीं मिलेगा अगर एक एसिड है तो। एग्जांपल HCl ले लो, H2SO4 ले लो, H2CO3 ले लो। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, और ये है तुम्हारा कार्बोनिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, और ये है कार्बोनिक एसिड। चलिए, क्लियर है? अब देखते हैं एग्जांपल से। तो मान लो कि तुम्हारे पास HCl है, ठीक है ना। HCl तुम्हारे पास ऑब्वियसली लिक्विड स्टेट में होना चाहिए मान लो, और उसको या फिर एक्वस स्टेट में, चलो स्टेट तुम बुक में देख लेना। इसको तुमने क्या किया, वाटर में डाला। इसके अंदर तुमने बेसिकली, याद रखना वाटर के अंदर एसिड डालेंगे, ये बात प्लीज याद रखना। वाटर हमारे पास ऑलरेडी बीकर में रहेगा और उसके अंदर हम धीरे धीरे एसिड डालेंगे, मिला मिला के मिला मिला के मिला मिला के, वरना क्या होगा, ये गर्म होके फूट सकता है। अगर तुमने उल्टा किया, मतलब मान लो कि तुम्हारे पास एसिड है और उसमें अगर तुमने पानी डाला तो गड़बड़ हो सकता है। याद रखना, एक्सप्लोजन हो सकता है, बहुत ज्यादा हीट रिलीज होगा, हाथ जल सकता है। इसीलिए वाटर के अंदर एसिड डालना, याद रखना, वाटर बुरा नहीं मानता, पानी बुरा नहीं मानता। वाटर के अंदर बेस डालना, पानी बुरा नहीं मानता। क्लियर है ना, ये बात याद रखने वाली बात है। तो जब हमने वाटर के अंदर बेसिकली एसिड डाला तो उसका डिसोसिएशन होगा, प्लस वाला अलग, माइनस वाला अलग। यहां पे AQ का मतलब क्या है कि ये दोनों कहां पे है, पानी के अंदर है। समझ आया? तो यहां पे एक ही तुम्हें H प्लस ही एक मिल रहा है ना पॉजिटिव चार्ज वाला, बाकी तो निगेटिव चार्ज वाला है। तो हम बोलेंगे कि भैया ये एक एसिड है एज पर एरहेनियस थ्योरी। अच्छा, दूसरा देखो, H2SO4, जब इसको मैंने पानी के अंदर डाला तो मुझे H प्लस ही मिलेगा और SO4 माइनस मिलेगा, HSO4 माइनस। अब यहां पे देखो अगेन तुम्हें ये भी अलग होगा, फिर इसको तुम अगर उठाओगे वापस और वापस इसको अगर तुम पानी में देखोगे तो फर्दर ये टूटेगा एंड इट विल गिव यू H प्लस एंड SO4 2 माइनस। यहां पे समझ में क्या आया कि H प्लस ही मुझे मिल रहा है पॉजिटिव चार्ज वाला, बाकी कुछ भी पॉजिटिव चार्ज वाला नहीं है एज पर एरहेनियस थ्योरी। बेसिस के लिए इन्होंने क्या बोला कि अ बेस इज अ सब्सटेंस व्हिच ऑन डिसॉल्विंग इन वाटर गिव्स राइज टू OH माइनस आयन एज द ओनली एनायन। एनायन मतलब जो निगेटिव चार्ज वाला होता है, देखो ना यहाँ पे N है, ओके, N निगेटिव आयन, ओके, एनायन। तो यहां पे देखो OH माइनस अकेला निगेटिव आयन मिलेगा। एग्जांपल, ये क्या है तुम्हारा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब इसका डिसोसिएशन करते हैं। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड को मैंने पानी में डाला, ओके, पानी में मैं सोडियम हाइड्रोक्साइड को डाल रहा हूं, तो डिसोसिएशन होगा, ए पॉजिटिव अलग और निगेटिव अलग। निगेटिव एक ही मिला, एनायन क्या है, देखो तुम देखो यहाँ पे एक ही एनायन है तुम्हारा, एंड दैट इज OH माइनस। एक और एग्जांपल लो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को डालो, क्या होगा तुम्हारा, Ca
2+ एंड OH माइनस। OH माइनस ही अकेला मेरा एनायन है, बाकी और कुछ भी निगेटिव चार्ज वाला नहीं है। तो इससे मुझे समझ आया कि ये एक बेस है। आई होप कि तुम्हें एर्हेनियस थ्योरी और डिसोसिएशन ये दोनों चीजें समझ में आ गई है। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट था। इज इट क्लियर? तो अगर यहां तक क्लियर है तो आप बात करते हैं क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 7, अ डैश इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर सब्सटेंस, सॉल्यूट, सॉल्वेंट, सॉल्यूशन, बोथ ए एंड बी। अगला है डैश इज अ सब्सटेंस व्हिच ऑन डिसॉल्विंग इन वाटर गिव्स राइज टू OH माइनस एज द ओनली एनायन। क्या है? एसिड है, बेस है, सॉल्ट है, दोनों हो सकता है। अगले टॉपिक पे जाने से पहले मैं एक बार आपको रिमाइंड कराना चाहूंगा कि अगर आपने अब तक हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन नहीं किया तो प्लीज करना। हो सकता है कि वीडियो को आप पार्ट पार्ट में देखो, लेकिन आप वेबसाइट पे जाकर के जो मैंने क्विजेस के बारे में बताया था, या फ्री मटेरियल क्लास 9 क्विज डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, वहां से जाकर के सारे क्विज वगैरह को, फ्लैश कार्ड वगैरह को डेफिनेटली प्रैक्टिस करना, और हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड करके ये नोट्स डाउनलोड करना, इसके बारे में अपने दोस्तों को बताना, एंड व्हाट्सएप चैनल के बारे में बताया था उसको ज्वाइन करना। पूरी प्लेलिस्ट डाली हुई है हमारे चैनल पर, तो इनका तुम इस्तेमाल कर सकते हो, इसको शेयर कर सकते हो। देयर आर डिफरेंट थिंग्स जो आप कर सकते हो। इट्स जस्ट अ रिमाइंडर इन बिटवीन। तबियत ठीक नहीं है फिर भी आई एम रिकॉर्डिंग इट फ्रॉम लाइक 35 मिनट। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं और अगला टॉपिक भी हम रिकॉर्ड कर लेते हैं। चलिए, तो यहां पे हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक के हमारे, जिसका नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड बेसिस। ठीक है ना? तो देखो, एसिड एंड बेसिस को हम दो टाइप से क्लासिफाई करते हैं। ओके, देयर आर 2 काइंड्स ऑफ क्लासिफिकेशन। जैसे देखो, पहला तुम्हारा जो है वो है स्ट्रॉन्ग वीक, स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड, बेसिकली स्ट्रॉन्ग बेस, वीक बेस, और एक अल्काली। ये पहला टाइप है। और दूसरा जो हमारा टाइप है जिसके बेसिस पे हम इसको क्लासिफाई करते हैं, वो होते हैं बेसिसिटी ऑफ एन एसिड एंड एसिडिटी ऑफ एन बेस। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, बट डोंट वरी, मैं आपको समझाता हूं क्या होता है क्या। ठीक है ना? बेसिसिटी एंड एसिडिटी के बेस पे हम करते हैं। हालांकि इस चीज के बारे में तुम्हारा स्टार्ट हो गया था पढ़ाई मेजरमेंट ऑफ मैटर में ही। ओके, तो जो तुम्हारा मेजरमेंट ऑफ मैटर ये चैप्टर था, यहीं पे तुमने ये शुरू कर दिया था। तो इट इज अ इंपॉर्टेंट चैप्टर। और भाई साहब, मैंने इसका 1 शॉट वीडियो बना के डाला है, जो कि ऑलमोस्ट आप देखोगे 2 घंटे 35 मिनट लंबा है, और इसमें भी मैंने बहुत जान डाल के तुम्हें पढ़ाई है। यू कैन सी दिस। तो प्लीज जाके इसको देखना, वरना ये वाला चैप्टर आपको डिफिकल्ट लग सकता है एट सम पॉइंट ऑफ टाइम। आई होप ये बात आप समझ रहे हो, वरना फिर नहीं समझेगा तो टीचर की गलती नहीं है, तुम्हें नहीं आता। गॉट इट? चलिए, तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। पहला हमारा जो है क्लासिफिकेशन में, कि एक स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड, बेस और अल्काली हम कैसे डिस्क्राइब करते हैं। पहले स्ट्रॉन्ग एसिड को समझते हैं। अब देखो, थ्योरेटिकली ये तुमको थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है कि सर आप क्या बता रहे हो, कुछ समझ नहीं आ रहा है, सब हवे में जा रहा है। मैं प्रैक्टिकली तुम्हें बताऊंगा तो तुम्हें फट से समझ आ जाएगा। तो देखो, यहाँ पे थ्योरी देखो क्या लिखा है। ऑन डिसॉल्विंग इन वाटर, तुमने जब पानी में डिसॉल्व किया किसको, कोई भी एसिड को, जो कि एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, मजबूत एसिड है, डिसोसिएट ऑलमोस्ट कंप्लीटली, मतलब पूरी तरीके से पॉजिटिव अलग हो जाएगा, निगेटिव अलग हो जाएगा, ऑलमोस्ट हो जाएगा, सब कुछ नहीं होगा, ऑलमोस्ट हो जाएगा। द रिजल्टिंग एक्वस सॉल्यूशन कंटेन्स मेनली H+ आयंस। जो रिजल्टिंग तुम्हारा सॉल्यूशन होगा, मतलब पानी में अलग होने के बाद H+ और O, जो भी तुम्हारा पॉजिटिव अलग, निगेटिव अलग, उसमें ज्यादा से ज्यादा H+ आयंस होंगे, क्योंकि एक एसिड है बाय द वे, और कंसर्न्ड एसिडिक रेडिकल। फॉर एग्जांपल, मान लो तुमने HCl है, ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड है बाय द वे। अगर तुम इसको पानी में डालते हो तो जितने भी एसिड हो गए, ऐसे तो थाउजेंड्स ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे ना। मेजरमेंट ऑफ मैटर पढ़ना प्लीज, तुम्हें समझ में आएगा कि तुम कितना मोल डाल रहे हो, कितना ग्राम डाल रहे हो, उसके हिसाब से बहुत सारे इसके अंदर मॉलिक्यूल्स होंगे HCl के। तो मैं मान के चलता हूं कि 100 HCl के इसमें क्या है, मॉलिक्यूल्स है। ओके, और डिसॉल्विंग इन वाटर, जब मैं इसको पानी में डालूंगा तो ये H+ अलग हो जाएगा और Cl- अलग हो जाएगा। तो H+ मुझे मिल गया, और कंसर्न्ड एसिडिक रेडिकल, A फॉर एसिडिक, A फॉर एनायन, एनायन में N आता है, इट इज नेगेटिव, याद करो। तो ये कंसर्न्ड एसिडिक रेडिकल, ये एनायन, तो H+ मिलेगा और Cl- मिलेगा। अब तुम बोलोगे सर मेरे को एक बात बताओ, भैया एक बात बताओ कि यहाँ पे H+ लिखा और कंसर्न्ड एसिडिक रेडिकल क्यों लिखा है? ये कंसर्न्ड एसिडिक रेडिकल का मतलब क्या है? बेटा अभी मैंने एग्जांपल लिया HCl का, तो तूने फट से बोल दिया कि बेटा H+ मिल गया क्या, ये तो लिखा ही है सर, और कंसर्न्ड में मिल गया Cl-, ये कंसर्न्ड एसिडिक रेडिकल हो गया। इमेजिन कर कि मैं क्या ले रहा हूं, मैं H2SO4 ले रहा हूं। ओके, तो H+ तो गारंटेड मिलेगा क्योंकि एक एसिड है, लेकिन कंसर्न्ड एसिडिक रेडिकल SO4 2- मिलेगा ना, SO4 2- मिलेगा कि नहीं मिलेगा? हाँ। अगर मैं HNO3 ले रहा हूं तो सर NO3- मिलेगा, बिल्कुल सही। तो कंसर्न्ड एसिडिक रेडिकल का मतलब यही है। कुल मिला के बोलने का मतलब क्या है कि एक स्ट्रॉन्ग एसिड को जब पानी में डालोगे तो पॉजिटिव अलग, निगेटिव अलग हो जाएगा।
और ये ऑलमोस्ट कंप्लीटली होगा, पूरी तरीके से नहीं होगा। एग्जाम्पल है HCl, HBr, HNO3, H2SO4, हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिख लेना अपने बुक में, ब्रोमिक एसिड, नाइट्रिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड। प्लीज इन सबका नाम लिख लेना वीडियो पॉज करके कि तुम्हें याद हो जाए। ये कंसर्न एसिडिक रेडिकल है, ये कंसर्न एसिडिक रेडिकल है, ये कंसर्न एसिडिक रेडिकल है, ये कंसर्न एसिडिक रेडिकल है। इज इट क्लियर? अब यहां पे ऑलमोस्ट कंप्लीटली होगा, मतलब एक एग्जांपल से समझो। अगर मेरे पास 100 मॉलिक्यूल्स है, जैसे कि मैंने एग्जांपल लिया था HCl के, तो नियरली 98 मॉलिक्यूल्स तो अलग होंगे, ठीक है ना, और 98 तुम्हें H प्लस मिलेगा और 98 Cl माइनस मिलेगा, लेकिन ऐसे दो जो होंगे वो शायद नहीं होंगे अलग। ऑलमोस्ट कंप्लीटली का मतलब ये है कि 98% तक चीजें अलग हो जाएगी, दो मॉलिक्यूल शायद नहीं होंगे, 2% नहीं होगा। ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। वीक एसिड इसका बिल्कुल उल्टा। ओके, अब तुम्हें फिर से समझ आएगा अगर ये तुमने ध्यान से समझा तो। ऑन डिसॉल्विंग इन वाटर अ वीक एसिड डज नॉट डिसोसिएट कंप्लीटली, ये पूरी तरीके से डिसोसिएट होता ही नहीं है, थोड़ा बहुत डिसोसिएट होता है। द रिजल्टिंग एक्वस सॉल्यूशन कंटेन H प्लस आयन, क्योंकि ये एसिड है तो H प्लस आयन तो कंटेन करेगा, जो थोड़ा बहुत भी डिसोसिएट हुआ उसमें, एंड कंसर्न्ड एसिडिक रेडिकल इन स्मॉल प्रोपोर्शन। H प्लस आयन और जो कंसर्न्ड एसिडिक रेडिकल है वो बहुत कम क्वांटिटी में होगा, बल्कि बहुत ज्यादा क्वांटिटी में अनडिसोसिएटेड मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिड होगा। जैसे पिछले वाले केस में केवल 2 HCl अलग नहीं हुए थे, इस वाले केस में बहुत सारे अलग नहीं होंगे और केवल 1-2 अलग होंगे। एग्जाम्पल देखो वीक एसिड का, एसिटिक एसिड, ये वो एसिड होता है जो बेसिकली विनेगर के अंदर होता है, चीजों को खट्टा करने के लिए इस्तेमाल करता है। एसिटिक एसिड, इसको इथेनोइक एसिड भी बोलते हैं। गॉट इट? इथेनोइक एसिड, मैं स्पेलिंग लिख देता हूं, इथेनोइक एसिड। गॉट इट? तो ये क्या है तुम्हारा, एक वीक एसिड है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे देखो, अगर मान लो कि तुम्हारे पास 100 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटिक एसिड है, नियरली 20% चीजें डिसोसिएट होगी, तो 20 तुम्हें H प्लस मिल जाएगा और कंसर्न्ड एसिडिक रेडिकल, बाकी जो रेस्ट 80% है वो अलग नहीं होगा। समझ रहे हो कितना कम डिसोसिएशन हो रहा है? इसको हम वीक एसिड बोलेंगे। बेस का भी खेल वैसा ही है। एक स्ट्रॉन्ग बेस में ऑन डिसॉल्विंग इन वाटर स्ट्रॉन्ग बेस डिसोसिएट ऑलमोस्ट कंप्लीटली, जैसे एसिड का स्ट्रॉन्ग था। रिजल्टिंग सॉल्यूशन में तुम्हें मेनली OH माइनस आयन मिलेगा और कंसर्न्ड बेसिक रेडिकल मिलेगा। B फॉर बेस, B फॉर बेसिक रेडिकल, याद रखना। B फॉर बेस, B फॉर बेसिक रेडिकल। पीछे वाले में क्या था, याद करो, A फॉर एसिड और A फॉर एसिडिक रेडिकल। तो कंफ्यूजन वाली कोई बात ही नहीं है। तो यहां पे हमने स्ट्रॉन्ग एसिड का हमें एग्जांपल है सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और ये है सोडियम ऑक्साइड। ये मेटल ऑक्साइड है, मेटल ऑक्साइड बिहेव्स लाइक अ बेस। आगे हम पढ़ेंगे, डोंट वरी, एक्सपेरिमेंट्स पढ़ना है। तो यहाँ पे वही 100 मॉलिक्यूल्स होंगे तो ऑलमोस्ट 98% मॉलिक्यूल्स अलग हो जाएंगे, Na अलग हो जाएगा, OH माइनस अलग हो जाएगा, ऐसे 98 ये मिलेगा तुम्हें, लेकिन बाकी दो ऐसे भी होंगे जो नहीं अलग होंगे। सिमिलरली इट गोज फॉर वीक एसिड, वीक वेस्ट के लिए भी सेम ही है। और यहाँ पे अमोनियम हाइड्रोक्साइड एग्जाम्पल है, बाकी सेम टू सेम जैसे पीछे समझाया। अब बात करते हैं एल्काली का। देखो एल्काली भी एक बेस होता है बेसिकली, याद रखना, एल्काली का मतलब होता है बेस, बट एक कंडीशन के साथ। एल्काली एक ऐसा बेस होता है लर्नर्स, याद रखिएगा प्लीज इस बात को, एल्काली एक ऐसा बेस होता है जो पानी में पूरी तरीके से डिसॉल्व हो जाता है। ओके, अगर ये बहुत अच्छी तरीके से डिसॉल्व नहीं होगा तो हम इसको एल्काली नहीं बोलेंगे, बट स्टिल इट इज अ बेस। द बेसिस विच आर हाईली सॉल्युबल इन वाटर आर कॉल्ड एज एल्काली। अगर हाईली सॉल्युबल नहीं है इन वाटर तो इट इज नॉट एन एल्काली, बट स्टिल इट इज एन बेस। एग्जाम्पल सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, अमोनिया। आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि बेसिकली एक स्ट्रॉन्ग एसिड टाइप है, स्ट्रॉन्ग बेस टाइप है। एक जस्ट फॉर एग्जाम्पल, नॉट इन एवरी सिचुएशन। ओके, तो यहां पे देखो, यहां पे बोला जा रहा है कि NaOH and KOH are strong alkalis while NH3 is a weak alkali। ये एक weak alkali है, but still it is soluble in water। HCl, अमोनिया क्या होता है बच्चों? अमोनिया का जो आप सूसू जाते हो तो एक अजीब सी बदबू आती है ना आपको, दिस इज बिकॉज ऑफ अमोनिया। ओके, HCl इज एन एग्जांपल ऑफ वीक बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड। कमेंट में नीचे आंसर बताना है। देखो मैंने आपको बोला था क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड बेसिस हम दो टाइप से कर सकते हैं, तो अगला वाला है बेसिसिटी एंड एसिडिटी। वेरी सिंपल, एकदम सिंपल है। एसिड एंड बेसिस आर आल्सो क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू देयर बेसिसिटी एंड एसिडिटी रेस्पेक्टिवली। क्या है मैं समझाता हूं।
बेसिसिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ H प्लस आयंस ऑब्टेन बाय डिसोसिएशन ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ एन एसिड इज कॉल्ड एज बेसिसिटी। H प्लस मतलब क्या था, तुम याद करो, कैटायन। C किसके बाद आता है सर, B के बाद, तो ये है बेसिक रेडिकल, इसीलिए हम इसकी बेसिसिटी बोल रहे हैं। समझ आया? फॉर एग्जाम्पल मोनोबेसिक एसिड आयोनाइजेस इनटू एक्वस सॉल्यूशन टू प्रोड्यूस वन हाइड्रोजन आयन पर मॉलिक्यूल। सिंपल भाषा में ये कोई भी एसिड ले लो, HCl ले लो, डिसोसिएट करो वाटर में डाल के, क्या मिलेगा, एक H प्लस मिलेगा, तो इसकी बेसिसिटी 1 हो गई। ये बेसिक रेडिकल है इसलिए बेसिसिटी। ओके, इसी तरीके से डाई बेसिक एसिड हो सकता है तुम्हारे पास। यहां पे देखो एग्जांपल के लिए तुम्हें कितना मिलेगा, 2 मिला, तो इसको बोलेगा डाई बेसिक, बेसिसिटी इसकी 2 है। सिंपल है ना। अच्छा, ऐसे ट्राई बेसिक भी हो सकता है, अगर तुम यहां पे देखोगे तो यू विल गेट दिस इज फॉस्फोरिक एसिड, 3 मिल गया, तो इसकी बेसिसिटी 3 है। थियरी को थोड़ा गोली मारो, समझो बात को, ठीक है ना। अच्छा, इसी तरीके से एसिडिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ OH माइनस आयंस ऑब्टेन्ड बाय डिसोसिएशन ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ बेस, उसको हम एसिडिटी बोलते हैं। OH माइनस एक एनायन है, A फॉर एनायन, A फॉर एसिडिक रेडिकल, इसीलिए इसकी हम बोलते हैं एसिडिटी। बहुत बार मैंने टेक्निक बताई है, याद रखना। मोनोबेसिक एसिड, यहां पे क्या होगा, जब तुम इसको डिसोसिएट करोगे तो तुम्हें केवल एक ही OH माइनस मिलेगा, तो इसको तुम मोनोबेसिक बोलोगे। दूसरा मान लो डाई बेसिक, यहाँ पे आपको 2 मिलेगा बेसिकली OH माइनस, तो तुम इसको बोलोगे कि ये इसकी एसिडिटी 2 है। तो इस तरीके से तुम कर सकते हो। ट्राई बेसिक एसिड हो सकता है, इसमें तुम अगर डिसोसिएट करोगे तो तुम्हें 3 OH माइनस मिलेगा। समझ आ रहा है? थियरी तो मैंने जस्ट बुक में था इसलिए लिख दिया, तो इसकी एसिडिटी 3 होगी। प्रश्न देखो क्या है, डैश इज एन एग्जांपल ऑफ मोनोबेसिक एसिड। इनमें से कौन सा मोनोबेसिक एसिड है जो एक ही H प्लस देगा, देख के ही समझ आ रहा है। दूसरा प्रश्न है, डैश इज एन एग्जांपल एसिडिटी ऑफ BaOH ट्वाइस, क्या होगा, एसिडिटी की बात कर रहे हैं तो क्या होगा, सोच के बताना जरा मुझे जवाब। तो दैट्स इट लर्नर्स, यहाँ पे ये वाला टॉपिक हमारा खत्म होता है ऑलमोस्ट। अगर मैं आपको बताने जाऊं तो बहुत सारा चैप्टर का पार्ट खत्म हो गया है, ठीक है। आई जस्ट शो यू वंस। यहाँ पे अगर तुम देखोगे तो आप छोटे छोटे से टॉपिक और कई सारे रिएक्शंस है जो तुम्हें फट से समझ आ जाएगा अगर तुम ढंग से समझने जाओगे तो। ओके, तो आई रियली होप कि आपको चीजें समझ आ रही है। ओके, जस्ट अ मिनट। और अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दिस इज नॉट राइट। यहां तक पढ़ने के बाद आपको डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए। और मेरा चैनल ये ग्रो होता है तो मुझे मोटिवेशन मिलता है कि हाँ यार बच्चे पढ़ रहे। टीचर के नाते देखो मुझे वो चाहिए होता है कि बच्चे पढ़े तो पढ़ाने में मजा आता है, बच्चे अच्छे लिखते हैं, तारीफ करते हैं, सबको अपनी तारीफ पसंद है। तो डेफिनेटली आपको क्या फील हुआ है वो नीचे कॉमेंट्स में बताना। आई रियली रीड इट, ठीक है। और साथ ही साथ सब्सक्राइब एंड शेयर टू दिस वीडियो, ठीक है ना। तो अभी अगला टॉपिक हमारा क्लास कंसंट्रेशन ऑफ एसिड एंड बेस। कुल मिला के हमारे पास 2 बीकर है और पहले बीकर के अंदर अगर हम देखें तो 10 ml सॉल्यूशन है और सेकेंड के अंदर 20 ml सॉल्यूशन है। किस चीज का, लेमन जूस का। अब अगर मैं आपको एक छोटी सी बात कहता हूं कि भाई बोथ द सॉल्यूशन कंटेन्स इक्वल अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, अब बेसिकली तुम बोलोगे सर ये क्या कहना चाह रहे हो, तो थोड़ा सा रिवीजन कराता हूं तुम्हारा। लेमन जूस तो हमारा सॉल्यूशन है, तो लेमन जूस में क्या होगा, ऑब्वियसली वाटर होगा, ठीक है ना। और वाटर में हमने क्या डाला है, लेमन डाला है, लेमन का वाटर डाला है, राइट। लेमन डाला है मतलब लेमन ड्रॉप्स डाले हैं, तो ये वाटर क्या है, ज्यादा क्वांटिटी में, तो दैट इज डेफिनेटली सॉल्वेंट। तो ये लेमन जो हमने डाला है निचोड़ करके वो क्या होगा, हमारा सॉल्यूट होगा। और अगर मैं तुम्हें कहता हूं कि दोनों में हमने इक्वल अमाउंट ऑफ नींबू गाड़ा है, आधा आधा नींबू गाड़ दिया मान लो हमने, ठीक है ना, तो तुम मुझे बताओ कि तुम्हें ज्यादा खारा कौन सा लगेगा, तुम्हें ज्यादा स्वार कौन सा लगेगा। ऑब्वियसली तुम बोलोगे कि सर ये वाला 10 ml वाला लगेगा। पॉइंट है कि नहीं है, क्यों बोलोगे तुम 10 ml वाला, क्योंकि सर यहाँ पे कम पानी में उतना ही नींबू डाला है, यहाँ पे ज्यादा पानी में उतना ही नींबू डाला है, तो ये वाला मुझे ज्यादा क्या लगेगा, खारा लगेगा। और यही है तुम्हारा कॉन्सेंट्रेशन। समझाता हूं शब्दों में, ध्यान से देखो। द प्रोपोर्शन ऑफ सॉल्यूट इन द सॉल्यूशन, तुमने कितना सॉल्यूट डाला, 1 गिलास पानी में मान लो 100 ml पानी है और उसके अंदर तुमने 1 चम्मच क्या डाल दिया, नमक डाल दिया, तो नमक पानी बन गया। ओके, इज कॉल्ड एज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इन द सॉल्यूशन। कितना सॉल्यूट तुमने डाला है उसी चीज को हम बोलते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट। कॉन्सेंट्रेशन मतलब कितना क्वांटिटी तुमने डाला है। अब हम ऐसे 2 चीजें बात करते हैं, क्या बातें करते हैं, हम कहते हैं कि कभी कभी कि हमारा सॉल्यूशन बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है। When the concentration of solute in its solution is high, it is a concentrated solution। मतलब अगर तुम्हारे सॉल्यूशन में सॉल्यूट बहुत ज्यादा है तो इसको तुम क्या बोलोगे, concentrated solution। वहीं पे when the solution, while the solution is called as dilute solution,
व्हेन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूट इज लो, जब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट लो होता है। अब तुमको एक मन में ऑब्वियस सा सवाल आ रहा होगा कि भैया मुझे बताओ कि मैं कब कह सकता हूं कि ये वाला मेरा कॉन्सेंट्रेटेड है और ये वाला मेरा डाइल्यूट है, दो लोगों के बीच में कंपैरिजन करके। अच्छा, अगर देखो सवाल अगर ऐसा स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, मान लो ये रास्ता है, ओके जस्ट हियर, कि मान लो ये रास्ता है और इस रास्ते पे सवाल अगर ऐसा पूछा जाए कि बताओ ये लंबा है कि छोटा है, क्या तुम इसका जवाब दे सकते हो? नहीं दे सकते हो, अनटिल अनलेस इसको हम किसी के साथ कंपेयर नहीं करते हैं। तो उसी तरीके से अगर मैं तुम्हें कोई सॉल्यूशन दे देता हूं और अगर मैं तुम्हें सॉल्यूशन बोलता हूं कि ये डाइल्यूट है कि कॉन्सेंट्रेटेड है, तो तुम इसका जवाब नहीं दे सकते हो अनटिल अनलेस उसको मैं किसी के साथ कंपेयर ना कर लूं। या फिर तुम्हारे पास कोई स्केल होना चाहिए जिसमें तुम बता सकते हो कि इतना सॉल्यूट है, कोई रेफरेंस होना चाहिए, कुछ ना कुछ तो होना चाहिए, राइट? तो ऐसे केस में अगर मान लो मैंने तुम्हें कह दिया कि इसके मुकाबले लंबा है कि छोटा है, अब तुम इजीली कह दोगे कि ये वाला छोटा है, ये वाला लंबा है। तो जब कंपैरिजन होगा तब तुम बताओगे कि ये कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन है या फिर एक डाइल्यूट सॉल्यूशन है। अब देखो कई बार तुम ऐसे पढ़ते होगे कि HCl लिखा हुआ है, ओके, और HCl के आगे लिखा है ऐसे ब्रैकेट के अंदर DIL, ये इसका मतलब होता है डाइल्यूट। इसका मतलब है कि यहां पे क्या किया गया है, HCl जो है उसके साथ बहुत सारा पानी भी ऐड किया गया है, मतलब ये डाइल्यूट है बेसिकली, सॉल्यूट इसमें कम है। और कभी कभी तुम देखते हो HCl के साथ लिखा हुआ है तुम्हारा CONC ऐसा, तो इसका मतलब होता है कि कॉन्सेंट्रेटेड है। ऐसे कई जगह तुम्हें देखने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एन एसिड बेस। अब बहुत सारे अलग अलग यूनिट्स हैं जिससे हम एक्सप्रेस कर सकते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन। किसी भी सॉल्यूशन के कॉन्सेंट्रेशन को आप एक्सप्रेस कर सकते हो। इसमें से टू ऑफ दिस यूनिट्स आर मोर फ्रीक्वेंटली यूज, दो बहुत ज्यादा अधिकतर इस्तेमाल किए जाते हैं। पहला है ग्राम्स पर लीटर। इसका सिंपल सा मतलब है कि मैंने 1 लीटर में तुमने कितना ग्राम डाला है। मान लो 1 लीटर तुम्हारे पास पानी है, तुमने कितना ग्राम नमक डाला है, कितना ग्राम चीनी डाला है, कितना ग्राम तुमने नींबू डाला है, दैट इज व्हाट द मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स इज डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। सिंपल है, ग्राम पर लीटर पहला कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड बेस का क्या है, हमारा यूनिट है। दूसरा वाला जो है हमारा वो है मोलैरिटी। नाउ दिस कम्स फ्रॉम द मोल कॉन्सेप्ट। अपने मोल कॉन्सेप्ट मेजरमेंट ऑफ मैटर में पढ़ा था, जिसके बारे में मल्टीपल टाइम बोल चुका हूं कि हमारे इस यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको पूरा का पूरा वन शॉट वीडियो मिल जाएगा। इसके अलावा उससे पहले अगर मैं तुम्हें दिखाने जाऊं तो यहाँ पे मैं ये पहले भी बोल चुका हूँ वीडियो में, यहाँ पे मैंने 18 के 18 चैप्टर्स तुम्हें एक बार पढ़ा रखे हैं, तो यहां से भी तुम जाके कर सकते हो। तुम होम वाले सेक्शन पे जाओगे, ठीक है, और तुम यहाँ पे आ जाओगे होम वाले सेक्शन में, क्लास 9 साइंस क्लिक करोगे तो तुम्हें सारे के सारे 18 के 18 चैप्टर यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। सो इन कोई भी यूज करो और वहां से जाके पढ़ लो, वन शॉट यूज करो या पार्ट पार्ट में जो पढ़ा है उसमें। बट द पॉइंट इज क्या, हमें मोलैरिटी, ये दूसरा हमारा टॉपिक है, मोलैरिटी में हम मेजर कर लेते हैं। जस्ट लेट मी सी, यस रिकॉर्डिंग हो रहा है। तो मोलैरिटी में हम मेजर करते हैं। अब तुम्हारे मन में ऑब्वियस सा सवाल आएगा कि भैया ये मोलैरिटी क्या होता है, इसको हम M से लिखते हैं। मोलैरिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। कितने मोल, यहाँ पे ग्राम इस्तेमाल नहीं कर रहे हो, तुम मोल का इस्तेमाल कर रहे हो कि कितने मोल मैंने सॉल्यूट डाला है 1 लीटर सॉल्यूशन बनाने के लिए। गॉट इट? द मोलैरिटी ऑफ अ सॉल्यूट इज इंडिकेटेड बाय राइटिंग इट्स मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इनसाइड द स्क्वायर ब्रैकेट। तो मान लो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा है NaCl इक्वल टू 1, स्क्वायर ब्रैकेट में है ना ये, NaCl इक्वल टू 1। तो इसका मतलब होता है कि द मोलैरिटी ऑफ दिस सॉल्यूशन ऑफ कॉमन सॉल्ट इज 1m, 1 मोलार, मतलब 1 लीटर में 1 मोल इतना NaCl डाला है तुमने। अब तुम्हारे मन में ऑब्वियस सा सवाल आएगा, सर ये मोल वोल हमें समझ नहीं आता, ठीक है, तो आप हमें सीधे सिंपल भाषा में समझाओ कि इसमें 1 लीटर में हमने एक्चुअली कितना डाला है। तो 1 मोल NaCl का मतलब कितना ग्राम होता है, तुम ये निकाल सकते हो, राइट? कितना ग्राम NaCl, यही तो तुमने मेजरमेंट ऑफ मैटर वाले चैप्टर में पढ़ा था। बस समझ जाना कि 1 लीटर में इतना डाला है, अगर तुम्हें मोल नहीं समझ आता। अब यहाँ पे अगर 2 होता तो इसका मतलब 2 मोल डाला है, यहाँ पे अगर 3 होता तो इसका मतलब 3 मोल डाला है। इट इज अ सिंपल थिंग, बट मेजरमेंट ऑफ मैटर तुम्हें आना चाहिए ठीक ठाक तरीके से। क्वेश्चन यहाँ पे देखो, अब ये नंबर क्या है ना कि 3 इसलिए है क्योंकि हमने क्या किया था, इसको मैंने ना लेक्चर नंबर वाइज दिया था। जैसे ये देखो, अब मैं जो तुम्हें पढ़ा रहा हूँ लेक्चर नंबर 2 का पार्ट होता है, ठीक है, तो तुम नंबर कंटिन्यू कर लेना या फिर तुम डायरेक्ट इस सवाल का जवाब नीचे कमेंट पे दे देना। इज इट क्लियर? द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन इज ग्राम पर लीटर, मोल पर लीटर, मोलैरिटी बोथ B and C। क्या होगा इसका जवाब, नीचे कमेंट में देना है। तो उसके बाद का अगला क्वेश्चन है तुम्हारा मॉलिक्यूलर मास ऑफ NaOH। NaOH का मॉलिक्यूलर मास कैसे क्या होगा? मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना तुमने सीखा है मेजरमेंट ऑफ मैटर इस चैप्टर में, मेजरमेंट ऑफ मैटर ये चैप्टर के अंदर। अब हमारा अगला टॉपिक है बेसिकली pH ऑफ अ सॉल्यूशन। pH का मतलब क्या होता है, हर एक चीज बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, चिंता बिल्कुल त्याग दो।
एसिड डिसोसिएट टू अ स्मॉलर और लार्जर एक्सटेंट ऑन डिसॉल्विंग इन वाटर फॉर्मिंग H+। हमने क्या पढ़ा था एक स्ट्रॉन्ग एसिड के बारे में कि एसिड को, या फिर बेसिकली जब हम एसिड की बात करते हैं, जब हम उसका डिसोसिएशन कर रहे थे एज पर आर्हेनियस थ्योरी, तो हमने क्या देखा था कि एसिड हमें H+ आयंस देता है। उसी तरीके से मान लो एक एग्जांपल लेता हूं, HCl है तुम्हारे पास, तुमने वाटर में इसका डिसोसिएशन किया तो तुम्हें H+ मिल रहा है और Cl- मिल रहा है, मतलब H+ मिला ना। बेसिस डिसोसिएट टू अ स्मॉलर और लार्जर एक्सटेंट, कम या ज्यादा, इनटू वाटर एंड फॉर्मिंग OH- आयन। ये हमें पता है कि अगर हमारे पास कोई बेस है, जब उसका हम डिसोसिएशन करते हैं तो बेसिकली हमें OH- मिलता है। ये डेटा हमें ऑलरेडी पता है, राइट। तो अब हम क्या कह रहे हैं, द प्रोपोर्शन ऑफ H+ एंड OH- डिवाइड सब्सटेंस इनटू एसिड, न्यूट्रल और बेसिक टाइप। तुम्हारे पास जो भी चीज है, जब तुम उसको तोड़ते हो, डिसोसिएट करते हो, तो उसमें कितना H+ है, कितना OH- है, ये बात डिवाइड कर देता है, डिसाइड करता है तीन में से एक चीज। ये डिवाइड करता कहता है कि या तो तुम्हारा एसिडिक हो सकता है, या तो तुम्हारा सब्सटेंस न्यूट्रल हो सकता है, या तो तुम्हारा सब्सटेंस बेसिक हो सकता है। और पता कैसे चलेगा कि H+ OH- का क्या रेशियो है? मैं तुम्हें सिंपल समझाता हूं। मान लो कि तुम्हारे पास अगर कोई चीज एसिडिक है, तो जब तुम उसमें कंपैरिजन करोगे तो तुम्हें हमेशा H+ ज्यादा मिलेगा OH- से। एग्जाम्पल के लिए HCl की अगर मैं बात करूं तो तुम्हें पता है H+ मिलता है और Cl- मिलता है। तो देखो, एक H+ है और 0 OH- है ना? तो क्या ये ज्यादा नहीं हो गया? तो इसीलिए तुम कहते हो कि ये एक एसिड है। समझ आ गया? एसिडिक चीजों में H+ हमेशा ज्यादा होगा OH- से। दोनों के अंदर कंपैरिजन करना। मान लो कोई चीज बेसिक है, तुम्हें पता है बेसिक में क्या होगा, OH- ज्यादा होगा H+ के मुकाबले, और न्यूट्रल में दोनों बराबर होगा। फॉर एग्जाम्पल, मान लो तुम्हारे पास पानी है H2O, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं HOH? देखो ना, दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन। जब मैं इसको डिसोसिएट करूंगा तो मुझे एक H+ मिलेगा और एक OH- मिलेगा। देखो दोनों बराबर है, तो ये न्यूट्रल हो गया। तो एसिड, बेस एंड सॉल्ट को, बेसिकली एसिड, बेस और न्यूट्रल को हम ऐसे भी डिसाइड कर सकते हैं, बट ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है क्योंकि इसको हमें तोड़ करके गिनती करना पड़ेगा। हर एक टाइम में हम ऐसे तोड़ तोड़ के गिनती तो नहीं कर सकते है ना। इसीलिए हम क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर स्केल का इस्तेमाल करते हैं, जिसके बारे में मैं आगे पढ़ाऊंगा। एक छोटा एग्जांपल बता रहा हूं। प्योर वाटर ऑल्सो अंडरगो डिसोसिएशन टू अ वेरी स्मॉल एक्सटेंट एंड गिव राइज टू H+ OH- इन इक्वल प्रोपोर्शन। तो देखो यही जो मैंने अभी आपको बताया, तो यहां पे क्या हो गया, न्यूट्रल हो गया। अच्छा, अब इन दिस द पीएच स्केल, हम बेसिकली क्या यूज कर रहे हैं, पीएच स्केल का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि हर बार हम तोड़ के नहीं देख सकते हैं। पीएच का मतलब होता है द पावर ऑफ हाइड्रोजन। क्या होता है, पोटेंज ऑफ हाइड्रोजन या फिर द पावर ऑफ हाइड्रोजन। द पीएच स्केल एक्सटेंड्स फ्रॉम 0 to 14। मेरे सभी प्यारे बच्चों को मैं कहना चाहता हूं कि जो मैंने अभी मार्क किया है, ब्रैकेट में डाला, उसको प्लीज एक बार देखो क्या लिखा है मैंने वो। आई रियली वॉन्ट कि आप लोग इसको एक बार कॉमेंट में लिखो। आई रियली रियली वॉन्ट दिस कि आप लिखो पीएच स्केल 0 to 14, ऐसे चैट में लिखो पूरा का पूरा, पीएच स्केल 0 to 14। मैं जब एज अ टीचर, जब मैं पेपर चेक करता हूं, मेरे हमारे बैच जो होता है जिसमें एडमिशन लेने के लिए आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हो, इस वाले एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर सकते हो, राइट। आप सीधे जाके वेबसाइट से परचेस कर सकते हो, अगर आप वेबसाइट भी आ जाओगे तो यहाँ पे जो हमारे कोर्सेस होते हैं उसमें मैंने अक्सर देखा है, टेस्ट लेते हुए हर बार मैं क्वेश्चन डालता हूं, हर बार, कि पीएच स्केल कहां से कहां तक होता है। मोस्ट ऑफ द बच्चे आंसर लिखते हैं 1 to 14। अगर तुम अपने एग्जाम में ये गलती से भी ये गलती नहीं करना चाहते, और मैं हर बार ऐसे ही सिखाता हूं, तो तुम्हें मेक श्योर करना है लर्नर्स, तुम्हें लिटरली मेक श्योर करना है कि तुम एक बार चैट में, कमेंट्स में लिखो पीएच स्केल इज 0 to 14। इज इट क्लियर? चलिए, अगर ये क्लियर है तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कि हमारे पास एक पीएच स्केल है बेसिकली इस तरीके का, जो 0 से स्टार्ट होकर के 14 तक जा रहा है। अब इसमें हम करते कैसे हैं, आगे मैं तुम्हें एक छोटा सा टॉपिक बताऊंगा, यूनिवर्सल इंडिकेटर। ओके, यूनिवर्सल इंडिकेटर्स। अब ये जब मैं आपको सिखाऊंगा तो आपको चीजें थोड़ी ज्यादा सेंसफुल लगेगी। अभी के लिए आप ऐसे मान लो कि मैं क्या कर रहा हूं, मेरे पास ना कुछ तो एक सिस्टम है, मतलब मान लो कि मेरे पास एक कटोरी है, उसमें कुछ एसिड है या बेस है या न्यूट्रल है, मुझे नहीं पता। ओके, मेरे पास एक पेपर है, वो पेपर को मैं उसमें डुबा रहा हूं। जैसे ही मैं उस पेपर को उसमें डुबाता हूं, उस पेपर का कलर बदल जाता है। इज इट क्लियर? अब मैं उसका कलर, मान लो कि उसका कलर रेड हो गया, तो मैं वो पेपर को लेता हूं और अपने स्केल पे से घुमा के देखता हूं कि कहां पे मैच हो रहा है। तो मुझे पता चला कि यहां पे मैच हो रहा है, यहां पे मैच हो रहा है, तो मैं कहूंगा कि ये इसका पीएच का वैल्यू 0 है और ये एसिडिक है। देखो, H+ ज्यादा है, OH- कम है, एसिड है,
बट कितना स्ट्रॉन्ग एसिड है, इसकी वैल्यू कितना है, कितनी एसिडिक है, ये हमें पीएच स्केल से पता चलता है। इज इट क्लियर? तो देखो दूसरा क्या यहाँ पे लिखा है, ये पीएच स्केल है तुम्हारा 0 to 14। अकॉर्डिंग टू दिस स्केल प्योर वाटर का जो पीएच है अराउंड 6 पॉइंट समथिंग है, या फिर आप 7 मान लो, ऑलमोस्ट 7 है, विच इंडिकेट्स न्यूट्रल। अगर अब स्केल पे ध्यान से समझना, द पीएच इज द मिड पॉइंट ऑफ द स्केल। दिस पीएच मतलब 7 जो होता है वो बीच में आता है ना 0 to 14 में। अब देखो यहाँ पे ध्यान से समझना इन लाइंस को, ये लाइंस बहुत इंपॉर्टेंट है। द पीएच ऑफ एन एसिडिक सॉल्यूशन, अगर कोई भी चीज एसिडिक है तो उसका 7 से कम होगा, एंड दैट ऑफ अ बेसिक सॉल्यूशन इज ग्रेटर देन 7, और 7 मतलब न्यूट्रल। तो मान लो कि तुमने किसी चीज को मेजर किया और अगर तुम्हारा कलर मैच कर रहा है यहां पे कहीं पे भी, तो 7 से पीछे जितने भी है ये सब एसिडिक है, 7 से आगे जितने भी है 8 ऑनवर्ड्स वो सारे अल्कलाइन है, या फिर तुम उसको बेसिक बोल सकते हो। और 7 और मतलब ऑब्वियसली क्या है, न्यूट्रल है। और एग्जैक्ट कितना है पीएच का वैल्यू, ये हमें कलर मैच करके पता चला। कहीं पे मान लो मेरा कलर मैच हुआ 4 से, मैंने उसमें डुबा के देखा मेरा कलर मैच हो गया 4 से, तो मैं बोलूंगा कि इसका सॉल्यूशन का पीएच का वैल्यू कितना है, 4। यहाँ पे कुछ चीजों का आंसर दिया हुआ है। फॉर एग्जांपल मान लो इसका 3 आंसर आ रहा है, तो विनेगर जो होता है आपके घर में, जो विनेगर यूज होता है, उसको अगर तुम उस पेपर को, जो पेपर के बारे में आगे मैं बताऊंगा, उसमें यूनिवर्सल इंडिकेटर बेसिकली बोलता है, तो उसको जब डुबा के देखोगे तो तुम्हें कुछ ऑरेंज कलर का वो टर्न आउट हो जाएगा, इट विल टर्न इनटू ऑरेंज। समझ रहे हो? तो ऐसे इसका पीएच का वैल्यू 3 डिसाइड हुआ। आई होप कि तुम्हें समझ आ गया। बुक में कई सारी चीजों का लिखा है। 1 मोलार HCl इज 0 मतलब बहुत ज्यादा एसिडिक है, ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड से वीक एसिड की तरफ जाते हुआ कंपैरिजन। देखो गैस्ट्रिक जूस मतलब जो बेसिकली आपके इंटेस्टाइन में होता है वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, मतलब पेट में जो होता है। अच्छा लेमन जूस की बात करें तो 2.5 इसका पीएच होता है। विनेगर की बात करें तो 3 होता है पीएच। टोमेटो जूस का होता है 4.1। ब्लैक कॉफी इज ऑल्सो एसिडिक, बेटा कॉफी भी एसिडिक होता है, एंड इट गोज अराउंड 5.0। एसिड रेन भी एसिडिक रेन है ना, तो 5.6 है। यूरिन जो आप सुसु करते हो दैट इज 6। रेन की बात करें या फिर हम मिल्क की बात करें तो 6.5 होता है। अगर वाटर की बात करें बेसिकली तो वाटर प्योर वाटर है तो 7 रहेगा। बारिश का पानी अगर हम बात कर रहे हैं तो थोड़ा सा उसमें कुछ एसिडिक हो सकता है 6.5। दूध भी थोड़ा सा एसिडिक होता है, स्लाइटली एसिडिक होता है, ठीक है ना। उसके बाद अगर हम बात करें शुगर सॉल्यूशन तो या फिर ब्लड की बात करें तो 7.4 थोड़ा बेसिक होता है। सॉल्यूशन ऑफ बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा जो खाने में इस्तेमाल होता है 8.5, ऑब्वियसली वो बेस है, राइट। बेकिंग सोडा इज सोडियम बाइकार्बोनेट, ये याद रखना, अभी हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है ना। टूथपेस्ट जो तुम इस्तेमाल करते हो 9.5। देखो तुम जब खाना खाते हो तो तुम्हारे आसपास बहुत सारे बैक्टीरियाज होते हैं जो एसिड रिलीज करते हैं उन खाने को तोड़ने के लिए, तो तुम्हारे मुंह के अंदर एसिड है जिससे तुम्हारे दांतों के अंदर कैविटी वगैरह हो सकता है, इसलिए तुम टूथपेस्ट लेते हो तो एसिड और बेस खत्म। समझ आ गया? आगे हम एक रिएक्शन पढ़ेंगे तो हमें ज्यादा चीजें सेंस करने लगेंगी, ज्यादा हमें चीजें समझ में आएंगी, अभी टेंशन मत लो। तो यहाँ पे समझ आ गया मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। अब आपकी जिम्मेदारी है कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का फॉर्मूला क्या है ये मुझे नीचे कमेंट में बताना। लाइव क्लास में मैं बताता हूं बच्चों को अक्सर, अब ये आपको मुझे बताना है नीचे कमेंट्स में। 10 होता है लाइम वाटर, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है बेसिकली 11.0, और 1 मोलार NaOH इज 14। बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है, सॉरी बहुत वीक बेस है या स्ट्रॉन्ग बेस है, सोच के देखो। एनीवे द पॉइंट आपको समझ आ गया ना कि हमें क्या करना है, हमें पीएच का वैल्यू देखना था। पीएच 7 इंडिकेट डैश सॉल्यूशन में तबियत खराब है, एसिडिक बेसिक न्यूट्रल अल्कलाइन क्या होता है कमेंट में नीचे बताना है। नेक्स्ट तुम्हारा है पीएच ऑफ लाइम वाटर, अभी मैंने तो बताता 8.5 10.5 14 11 क्या होता है। अब देखो यूनिवर्सल इंडिकेटर, मैंने कहा था ना एक टॉपिक हम पढ़ेंगे यूनिवर्सल इंडिकेटर। तो देखो वी नो दैट, हमें कुछ चीजों के बारे में पता है कि सम नेचुरल एंड सिंथेटिक डाइज शो 2 डिफरेंट कलर्स इन एसिड एंड बेसिक सॉल्यूशन। कई सारी चीजें 2 अलग कलर दिखाती है, एसिड में अलग दिखाती है, बेस में अलग दिखाती है। लिटमस पेपर एग्जांपल था, फेनोप्थलीन मिथिल ऑरेंज एग्जांपल था। ऐसे डाई को हम इस्तेमाल करते हैं एज अ एसिड बेस इंडिकेटर। द पीएच स्केल, द पीएच ऑफ अ सॉल्यूशन वेरीज फ्रॉम 0 to 14, ये मैंने आपको लिखने के लिए बोला था, ठीक है। विद द स्ट्रेंथ ऑफ द एसिड और बेस, इससे हमें एसिड या बेस का वैल्यू पता चलता है कि कितना एसिडिक है कितना बेसिक है। टू शो दिस वेरिएशन इन पीएच यूनिवर्सल इंडिकेटर इज यूज। तो एग्जैक्टली ये वैल्यू पता करने के लिए हम यूनिवर्सल इंडिकेटर का इस्तेमाल करते हैं। अ यूनिवर्सल इंडिकेटर शो डिफरेंट कलर्स एट डिफरेंट वैल्यूज ऑफ पीएच। अब आप उसको किसी सॉल्यूशन में डुबाते हो तो अलग अलग कलर्स दिखाता है वो, और जिस कलर को आप पीएच स्केल से कंपेयर कर पाते हैं। अब यूनिवर्सल इंडिकेटर जो होता है वो कैसे बनता है, सुनो यहाँ पे लिखा हुआ है, इट इज मेड बाय मिक्सिंग सेवरल सिंथेटिक इंडिकेटर्स इन स्पेसिफिक प्रोपोर्शन। बहुत सारे इंडिकेटर्स को मिक्स करके एक स्पेसिफिक प्रोपोर्शन में यूनिवर्सल इंडिकेटर बनता है।
द पीएच ऑफ द सॉल्यूशन कैन बी डिटरमाइंड बाय मींस ऑफ अ यूनिवर्सल इंडिकेटर सॉल्यूशन। ये सॉल्यूशन के रूप में भी आता है और पीएच पेपर के रूप में भी आता है। मतलब ये पेपर की तरह भी मिलेगा और आपको ड्रॉप की तरह भी मिलेगा। तो बेसिकली वो ड्रॉप को जब आप गिराओगे किसी चीज के अंदर तो कलर चेंज हो जाएगा। गॉट इट? अच्छा, यूनिवर्सल इंडिकेटर हाउएवर द मोस्ट एक्यूरेट मेथड, देखो बहुत एक्यूरेट मेथड क्या है मेजर करने का, वो पीएच से नहीं मिलेगा आपको। दैट इज ए इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट जिसको हम पीएच मीटर बोलते हैं। तो ये पीएच मीटर हमें और ज्यादा एक्यूरेट जवाब लाके देता है रेदर देन यूजिंग यूनिवर्सल इंडिकेटर या पीएच पेपर या कुछ और। ओके चलिए, तो यहां पे बेसिकली होता क्या है कि कुछ इलेक्ट्रोड्स होते हैं, उस इलेक्ट्रोड्स को हम अंदर डुबा देते हैं और हमें सॉल्यूशन की पीएच की वैल्यू मिल जाती है। pH ऑफ 1 मोलर HCl क्या होगा? 01714। pH ऑफ प्योर वाटर इज 14570। क्या है आपको नीचे कमेंट में आंसर बताना है। और यहाँ पे एक छोटी सी सूचना, बहुत जरूरी सूचना, कि अगर अब तक आपने व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन नहीं किया, हमारा व्हाट्सएप कम्युनिटी को ज्वाइन नहीं किया, तो हमारे इस व्हाट्सएप कम्युनिटी को जरूर ज्वाइन करना है। यहाँ पे बहुत सारी चीजें आपको मिलती है, प्रैक्टिस क्विज और कोई भी नोट्स वोट्स रहता, कोई भी अपडेट रहता तो, और उसका बेल आइकन जरूर दबाना चालू करने के लिए कि तुम्हें पता चले। चलिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो डू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड यू नीड टू शेयर दिस वीडियो, तभी ये चैनल ग्रो करेगा। एंड लाइक टारगेट है 10,000, तो आपको अचीव करने में मेरी हेल्प करनी है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। ओके, रिएक्टिविटी ऑफ एसिड एंड बेसिस। नाउ देखो, अलग अलग प्रकार के स्टूडेंट होते हैं। कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनको बेसिकली चैप्टर लगता है बहुत हार्ड। ओके, जब उनको हार्ड लगता है तो वो थोड़ी सी मेहनत करते हैं और उनको बहुत सारी चीजें समझ आ जाती है। फिर कई सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनको चैप्टर हार्ड लगता है और वो गिव अप कर देते हैं। कोशिश करते हैं पर गिव अप कर देते हैं। वो गिव अप करते हैं इसी वाले टॉपिक पे आके। मेजॉरिटी लोग, अगर मेरे एक्सपीरियंस से मैं बताऊं, तो रिएक्टिविटी ऑफ एसिड एंड बेसिस पे आकर के गिव अप कर देते हैं। मैं आपको एक सिंपल सी बात बताता हूं लर्नर्स, 5 टाइप के रिएक्शन है। कितने रिएक्शन है? 5 टाइप के रिएक्शन है और हर एक रिएक्शन से आपको कुछ समझना है। अगर आपको एक रिएक्शन अच्छे से समझ में आ गया तो मैं आपको दूसरा और तीसरा रिएक्शन यूं ही समझा दूंगा, और चौथा और पांचवा एक दूसरे के जैसा ही रिएक्शन है। तो बोलो सर, सुनने में लग रहा है कुछ बहुत हलवा बनाने वाले हो। एकदम हलवा बन जाएगा। बस तुम्हें याद से एंड में हलवा लिखना है, ठीक है ना, चैट में, कि हाँ भैया लास्ट में तुम्हें लिखना है नीचे कमेंट्स में हलवा, अगर लगने लगे तो देखो मैं तुम्हें एक ओवरव्यू देता हूँ, स्लाइड्स दिखा दिखा के, बाद में मैं एक्सप्लेन करता चला जाऊंगा। तो मैं चीजों को ना यहाँ पे अब आपको लिख लिख के पढ़ाने वाला हूँ लर्नर्स, ठीक है। मैं यहाँ पे चीजों को आपको लिख लिख के पढ़ाने वाला हूँ और की चीजें आपको एग्जैक्टली अच्छे से समझ में आए। इसमें मेरा एफर्ट बढ़ जाएगा, बट आई डू दैट, डोंट वरी। चलिए, तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो देखो हमारे पास क्या है, बेसिकली एक बीकर है, बीकर के अंदर डाइल्यूट HCl है, थोड़ा सा मतलब एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। और उसके बाद ये मेरे पास एक स्पून है, इसके अंदर डाइल्यूट NaOH है। NaOH क्या है? एक बेस है। ओके, ये मेरा एक बेस है और ये मेरा एक एसिड है। तो मैं एसिड में बेस मिला रहा हूं, मैंने डाल दिया। ऐसा करने के बाद, ओके, इन दिस मैनर वी गो ऑन एडिंग NaOH ड्रॉप बाय ड्रॉप एंड रिकॉर्डिंग द pH। अब मैं क्या कर रहा हूं, ध्यान से समझो, ये एक्सपेरिमेंट में समझो। मैंने HCl का pH कितना था याद करो, 1 था। मैंने आपको सॉरी 0 था, 0। 1 मोलर HCl का जो pH था दैट वाज 0, हमने यहाँ पे पढ़ा था। आई जस्ट शो यू वंस। ये देखो 1 मोलर HCl इज 0, इसका pH है। और यहाँ पे देखो हमारा NaOH का pH कितना था, 14। देख रहे हो, दोनों चीजें देख रहे हो ना। अगर दोनों चीजें देख रहे हो तो यहाँ पे देखो हम क्या कर रहे हैं, इसी तरीके से इसमें धीरे 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 क्या करते जा रहे हैं, हम बेस ऐड करते जा रहे हैं एसिड के अंदर। तो मैं ऐड करते जा रहा हूं, करते जा रहा हूं, करते जा रहा हूं, और साथ ही साथ मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं क्या, pH की वैल्यू। पहले pH 0 था, फिर 1 हुआ, फिर 2 हुआ, फिर 3 हुआ, फिर 4 हुआ, pH बढ़ता जा रहा है। स्टॉप एडिंग NaOH when a green color appears on the pH paper so that the pH of the solution becomes 7। मुझे तब तक इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH ऐड करना है, मैं इसमें NaOH ऐड कर रहा हूं जब तक मेरा pH का वैल्यू आकर के 7 नहीं आ जाता। और 7 आया, मुझे कैसे पता चलेगा, वो कलर ग्रीन दिखेगा मुझे जब मैं उसमें pH पेपर डाल के देखूंगा। तो समझ आ रहा है, 7। अब हुआ क्या सर, मेरे पास एसिड था, उसमें जब मैंने बेस डाला तो फाइनली मुझे न्यूट्रल होता हुआ दिखा। Am I right? इस एक्सपेरिमेंट से तो यही समझा, और यही हमारा पहला रिएक्शन है। एसिड प्लस बेस गिव्स अ सॉल्ट प्लस वाटर एंड दिस इज कॉल्ड एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तुम चीजों को न्यूट्रल कर रहे हो। समझ आया? समझ आया? तो एक बार एक काम करते हैं, हमारे पेपर पे आते हैं और हमारे पेपर पे हम पहला शब्द लिख लेते हैं। एंड दैट पहला शब्द इज बेसिकली कि यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ रिएक्शंस टॉपिक, और आपको ये अपने नोट खुद से बनाने हैं। तो आई एम राइटिंग हियर
छोटा कर लेता हूं पेन को। यहां पे मैं लिख दे रहा हूं रिएक्शंस, और हमारा पहला ही रिएक्शन है जो मुझे लर्न करना है, बाकी आपको कुछ भी लर्न नहीं करना है, कि अगर मेरे पास एक एसिड है, उसके अंदर अगर मैं एक बेस डालता हूं तो मुझे सॉल्ट एंड वाटर मिलेगा। ओके, मुझे सॉल्ट एंड वाटर मिलेगा, H2O। अब ध्यान से देखो, यहां पे तुम्हें एक बात का ध्यान रखना है कि कौन सा सॉल्ट मिलेगा, कौन सा वाटर तो H2 होगा, वो डिपेंड करता है कि तुम कौन सा एसिड और कौन सा बेस यूज कर रहे हो। एग्जांपल के लिए रिएक्शन देखते हैं। यहां पे ना शब्दों को बिल्कुल इग्नोर मारना, क्या थ्योरेटिकल लिखा हुआ है इसको बिल्कुल इग्नोर मारना, केवल और केवल रिएक्शन पे फोकस करो। हमें पता है इसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं, क्लियर है। बाकी शब्दों को बिल्कुल गोली मारो। देखो HCl NaOH gives us NaCl H2O। अच्छा, सबसे पहले कॉमन सेंस लगाओ। देखो मैं जो समझा रहा हूं उसको समझना। HCl एक एसिड है, H प्लस Cl निगेटिव, Na प्लस OH माइनस निगेटिव, ये तो तुम्हें अभी पता है, ये तुम्हें बहुत अच्छे से पता होगा। इस लॉजिक से तुम्हें पानी बनाना है, H2O तो तुम्हें बाहर निकालना है, तो देखो OH और यहां से एक H हो गया ना, H2O बाहर निकल गया, HOH तुम्हारा बाहर निकल गया, विच इज H2O। बचा क्या मुझे बताओ? बचा तुम्हारे पास NaCl, पॉजिटिव आगे निगेटिव पीछे, तो NaCl तुम्हारा बचा, सोडियम क्लोराइड। इसका नाम क्या है, लिख लेना, इसका नाम है सोडियम CHLORIDE, क्लोराइड। ये क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रो, ओके, क्लोरिक, मैं अच्छे से लिख देता हूं, रुक जाओ, हाइड्रो, ये तुम्हें लिखना है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। गॉट इट? इज इट वेरी मच क्लियर? इज इट वेरी मच क्लियर? तो यहां पे सॉल्ट जो बना है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से बना है। चलो, तो यहां पे क्या लिखा है, इन द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एसिड रिएक्ट्स विद अ बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, और हमेशा यही होगा। कुछ रिएक्शन तुम्हें यहां पे लिखे हुए हैं अलग अलग, तुम ये इसको लर्न कर लेना। देखो HNO3 इसको बोलता है नाइट्रिक एसिड, इसको क्या बोलते हैं, नाइट्रिक एसिड। इज इट क्लियर? प्लस KOH ये है तुम्हारा पोटेशियम, पोटेशियम, स्पेलिंग गलत लग रहा है, पोटेशियम क्लोराइड हाइड्रोक्साइड, POTA डबल, एक सेकेंड रुक जाओ, कहीं गड़बड़ कर रहे हैं हम, POTA होगा ना एक सेकेंड, POTA डबल SIUM, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ओके, हाइड्रोक्साइड, ये तुम्हारा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है। क्या मिल रहा है, पोटेशियम नाइट्रेट एंड वाटर। वाटर हमेशा मिलेगा तो टेंशन नहीं है वाटर का, तो देखो हर जगह वाटर तो मिलना ही मिलना है तुम्हें, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद देखो क्या है, H2SO4, इसको बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड, ओके, सल्फ्यूरिक एसिड। तुम नॉर्मली सर्च भी कर सकते हो गूगल करके। ये NH4OH क्या बोलते हैं इसको, ये है तुम्हारा अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ओके, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, या अमोनियम सल्फेट और वाटर मिल गया। ये देखो ब्रोमिक एसिड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम ब्रोमाइड एंड वाटर। इज इट क्लियर? तो ये तुम्हें याद रखना है, हर एक केस में तुम्हें सॉल्ट वाटर तो मिल ही रहा है, ओके, और एक सॉल्ट मिल रहा है। बहुत ध्यान से तुम्हें मैंने तरीका बता दिया कैसे ढूंढना होता है। देखो H यहां से गया, OH यहां से गया, बचा क्या, KNO3। क्लियर है? पॉजिटिव वाला आगे, नेगेटिव वाला पीछे। देखो यहां से तुम्हारा H2 है और यहां से तुम्हारा OH है, लेकिन ये OH कितना है, 2 है, राइट। तो 2H2O निकल गया, तो बचा क्या, NH4SO4 तो देखो NH4 कितना है, 2 है, ठीक है ना। तो मैंने लिखा है NH4 मेरे पास 2 है और एक बार SO4, तो ये लिख दिया मैंने। क्लियर हुआ? देखो HOH पानी बाहर, बचा क्या, KBr, तो यहां पे KBr। रटने की जरूरत नहीं है, बैलेंसिंग रिएक्शन करके एक टॉपिक होता है, उसमें ये सारी चीजें तुम सीखते हो, बट एक आइडिया के लिए मैं तुम्हें सिंपल बना के दिया। इन द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एन एसिड रिएक्ट्स विद अ बेस टू फॉर्म डैश एंड वाटर। सिंपल है, नीचे कमेंट में जवाब देना। रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटल्स। अब मान लो अगला जो तुम्हारा रिएक्शन है वो ध्यान से सुनना, कि एक एसिड को जब तुम मेटल के साथ रिएक्ट कराओगे, मैं तुम्हें एक रिएक्शन दिखाता हूं, एक्सपेरिमेंट बता रहा हूं, ठीक है ना। द रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटल इज डिटरमाइंड बाय द स्ट्रेंथ एंड द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द एसिड। तुम्हारा एसिड क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, वीक एसिड है, उसके अंदर कॉन्सेंट्रेशन क्या है, कॉन्सेंट्रेटेड है, डाइल्यूट है, इस बात से फर्क पड़ता है।
अच्छा, द रिएक्टिविटी ऑफ द मेटल, तुम यहां पे एक्चुअली मेटल कौन सा इस्तेमाल कर रहे हो, इस बात से भी फर्क पड़ता है, और इस बात से फर्क पड़ता है कि किस टेम्परेचर पे तुम कर रहे हो, क्या तुम हीट दे रहे हो या नहीं दे रहे हो, टेम्परेचर क्या रिएक्शन का। तो ये तीन बातों से बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। बाकी रिएक्शन कैसे होगा, अगर तुम एसिड के साथ अगर कोई भी मेटल रिएक्ट करोगे तो तुम्हें सॉल्ट और हाइड्रोजन देखने को मिलेगा। अब हम एक्सपेरिमेंट करके बस ये फाइंड आउट करेंगे कि क्या सच में हाइड्रोजन मिलता है, हमें अपने एक्सपेरिमेंट करके ये फाइंड आउट करना है। ओके, ये करने के लिए हम एक टेस्ट ट्यूब लेंगे। ओके, और उसके टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने क्या कर लिया, हमने एक मैग्नीशियम रिबन डाल दिया टेस्ट ट्यूब के अंदर। हम एक एक्टिविटी कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हम एक एक्टिविटी कर रहे हैं प्रूफ करने के लिए कि हमारा हाइड्रोजन गैस ही निकलता है। उसके अंदर हमने मैग्नीशियम का रिबन डाल दिया और हमारे पास एक एसिड है। अब देखो, मैग्नीशियम का रिबन मतलब एक मेटल, ये हो गया एक एसिड, तो मेटल और एसिड अब रिएक्ट करेगा। अच्छा, मैग्नीशियम रिबन जब रिएक्ट करेगा उसको हम ऐसे बंद कर देंगे एक रबर स्टॉपर से, और उसमें एक गैस ट्यूब डाल देंगे। अब ये गैस ट्यूब से क्या होगा, गैस बाहर निकलेगा, तो जब रिएक्शन होगा तो गैस फॉर्म होगा, यहाँ पे सॉल्ट बन जाएगा कोई तो, और सॉल्ट के साथ क्या होगा, हाइड्रोजन गैस फॉर्म होगा। ये हाइड्रोजन गैस बबल्स के फॉर्म में हमें दिखेगा। जब ये बाहर आएगा तो हम यहाँ पे एक जलता हुआ माचिस या फिर एक कैंडल लेके जाएंगे और हमें देखने को मिलेगा कि ये ऐसे जल रहा है। क्या हो रहा है, एक्सप्लोजन के साथ जल रहा है। यहाँ पे एक्चुअली पॉप साउंड के साथ ये बर्न होता है, पॉप ऐसा साउंड के साथ ये बर्न होता है। तो ये हमें प्रूफ क्या कर रहा है कि हाँ भैया हाइड्रोजन गैस ही है, ये प्रूफ कर दिया, पॉप साउंड या एक्सप्लोजन के साथ बर्न होना। इज इट क्लियर। अच्छा देखो, मैग्नीशियम मेटल रिएक्ट्स विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड अ इनफ्लेमेबल गैस हाइड्रोजन इज फॉर्म्ड, राइट। तो यहां पे वो रिएक्शन दिया कि मेटल को जब एसिड के साथ रिएक्ट किया तो सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस बना है। इज इट क्लियर, सिंपल है। तुम्हें याद क्या रखना है यहाँ पे, चलो हम हमारे नोटबुक में वापस आते हैं, और हमें यहाँ पे क्या याद रखना है कि अगर मेरे पास कोई भी एसिड हो, ठीक है ना, देखो कोई भी एसिड हो और उसके साथ अगर मैं कोई एक मेटल को रिएक्ट करा देता हूं, ओके, अगर मैं कोई एक मेटल को रिएक्ट करा देता हूं तो मेरे पास प्रोडक्ट में एक सॉल्ट बनेगा, देखो अब यहां पे भी सॉल्ट ही है, और मेरे पास हाइड्रोजन गैस बनेगा। क्या बनेगा, ये तुम्हारा पहला वाला रिएक्शन हो गया, ये तुम्हारा दूसरा वाला रिएक्शन हो गया। क्या बनेगा, हाइड्रोजन गैस बनेगा, और उसी को प्रूव करने के लिए हमने एक्सपेरिमेंट देखा। अच्छा, इसके बहुत सारे ढेरी के एग्जाम्पल हो सकते हैं, हम ऐसे कंक्लूड कर सकते हैं ये सारे एग्जाम्पल से। अभी जो हमने सबसे पहला वाला एग्जाम्पल देखा, अब देखो यहाँ पे बात को समझना, रिएक्शन बैलेंस करना इजी है। हाइड्रोजन गैस हमेशा H2 होगा, दो हाइड्रोजन। ओके, तो तुम्हें मोस्ट ऑफ द केसेस में देखना, जैसा अब यहाँ पे ट्रिक को समझो जरा, मैग्नीशियम है, HCl था, ओके, MgCl2 बनेगा। ये कैसे बना, क्योंकि मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 होती है, क्लोरीन की वैलेंसी 1 होती है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके तुम्हें क्या मिलेगा, MgCl2। MgCl2, ये तो तुम्हें समझ आ गया ना, इतना तो तुम्हें आता है बेसिकली। अगर इतना तुम्हें आता है, ये तुमने मेजरमेंट ऑफ मैटर में पढ़ा था, इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो भाई मैग्नीशियम के साथ HCl था मेरे पास, और मुझे 2 हाइड्रोजन निकालना है, तो ऑब्वियसली यहां पे 2 हाइड्रोजन तो होना चाहिए ना, तो आगे 2 लिखा हुआ है। अगर 2 हाइड्रोजन है तो 2 क्लोरीन भी, और ये तुम्हारा प्रोडक्ट है। 2 हाइड्रोजन चाहिए निकालने के लिए, तो यहां भी 2 हाइड्रोजन निकालना है, हमारे पास जिंक है और H2SO4 है, तो ऑलरेडी इसमें 2 हाइड्रोजन है, तो लिखने की क्या ही जरूरत है, हो गया, और जिंक सल्फेट यहां बन गया। अब देखो, Zn की कुछ वैलेंसी होती है, SO4 की कुछ वैलेंसी होती है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके तुम्हें आंसर मिल जाएगा, देख लेना। इसका भी 2 होता है, इसका भी 2 होता है, दोनों कट हो जाता है, पॉजिटिव निगेटिव, मेजरमेंट ऑफ मैटर। देखो कॉपर HNO3 ये फॉर्मूला है, तो आगे तुम्हें 2 लिखना पड़ेगा, क्योंकि तुम 2 हाइड्रोजन बाहर निकाल दो बैलेंस करने के पर्पज से। बाकी कॉपर यहाँ पे ये तुम्हारा सॉल्ट बन गया। क्लियर हुआ। मैं तुम्हें ट्रिक्स भी बता रहा हूं जिसके कारण तुम्हें थोड़ी सी मोटिवेशन मिले कि लर्न करना इतना भी मुश्किल नहीं है। चलो ये क्वेश्चन का जवाब तुम्हें नीचे कमेंट में देना, डैश प्लस डैश सॉल्ट प्लस वाटर फॉर्म होता है, सॉल्ट प्लस वाटर पूछा है यहाँ पे, समझ रहे हो ना। अच्छा, दूसरा है जिंक प्लस डैश गिव्स अ ZnSO4 प्लस व्हाट, क्या मिलेगा नीचे तुम्हें कमेंट में बताना, ये हमने पढ़ लिया है। अब देखो, रिएक्शन ऑफ एसिड विद ऑक्साइड्स ऑफ मेटल, तीसरा वाला। अब ये वाला मैं तुम्हें कुछ भी बताने से पहले, तुम्हें मतलब कुछ भी लिटरली बताने से पहले मैं तुम्हें एक चीज दिखाना चाहता हूं, और वो है ये कि याद रखना तुम्हें अभी कंपैरिजन करना है। मैंने क्या बोला, मेरा टॉपिक था रिएक्शन ऑफ एसिड, तो मान लो कि मेरा टॉपिक क्या है, तीसरा वाला रिएक्शन है कि मैं फिर से एसिड ही ले रहा हूं, और मैं एसिड को रिएक्ट करा रहा हूं किसके साथ, मेटल ऑक्साइड के साथ, ठीक है ना।
मेटल ऑक्साइड के साथ। अच्छा, जब मैं एक एसिड को मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता हूं तो भी मुझे सॉल्ट एंड वाटर ही मिलता है। क्या मिलता है मुझे? सॉल्ट प्लस H2O ही मिलता है। अब तुम पहले और तीसरे रिएक्शन को कंपेयर करो, तुम्हें अपने आप समझ में आ जाएगा। एसिड है, एसिड है, सॉल्ट है, सॉल्ट है, वाटर है, वाटर है। यहां पे मैं वाटर को H2O लिख देता हूं, ठीक है ना, वाटर को H2O लिख देता हूं। वाटर है, वाटर है, बस बेस के जगह मैंने मेटल ऑक्साइड लिया, पर मेरा प्रोडक्ट सेम है। तो क्या मैं कह सकता हूं कि मेटल ऑक्साइड जो होगा वो बेसिक इन नेचर होगा? क्या मैं ये कह सकता हूं कि मेटल ऑक्साइड इज बेसिक इन नेचर? कि अगर कल को मेरे पास रिएक्शन करना है, मुझे कोई सॉल्ट बनाना है, और मान लो खुदा ना खास्ता मेरे पास कोई बेस नहीं है, तो मैं कंसर्न मेटल ऑक्साइड लेके भी काम कर सकता हूं। इसका मतलब तो यही है कि बेस और मेटल ऑक्साइड का नेचर सेम है, तभी तो प्रोडक्ट सेम है। इज इट क्लियर? तो चलो, मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, हमें यहां से ये समझ में आ गया। अब देखो यहां पे, देखो अब देखो यहां पे क्या लिखा है, टेक सम वाटर इन अ टेस्ट ट्यूब। तो टेस्ट ट्यूब लिया, उसमें कुछ वाटर ले लिया, उसमें रेड ऑक्साइड डाल दिया। रेड ऑक्साइड का मतलब है Fe2O3, तो इसमें तुमने डाल दिया थोड़ा सा, चलो डाल दिया हमने। उसके बाद हमने क्या किया, रेड ऑक्साइड इज इनसॉल्युबल इन वाटर, ये पानी में घुलता मिलता नहीं है। नाउ एड स्मॉल क्वांटिटी ऑफ डाइल्यूट HCl, तो इसमें हमने थोड़ा सा HCl भी डाल दिया, हल्का फुल्का सा डाइल्यूट HCl डाल दिया। तो अब क्या हुआ, मेटल का ऑक्साइड है और हमने उसमें एसिड डाल दिया। अब तुम्हें यहां पे क्या दिखेगा, ये रिएक्ट करता है, रेड ऑक्साइड जो था तुम्हारा मेटल का ऑक्साइड, वो रिएक्ट कर रहा है और वाटर सॉल्युबल FeCl3 बना रहा है, मतलब एक सॉल्ट बन रहा है, राइट। और एक येलोइश कलर दिख रहा है तुम्हें यहां पे। बेसिकली क्या हुआ, तुम्हें एक सॉल्ट मिला, तुम्हें वाटर मिला, तुम्हारे पास यहां पे एक मेटल का ऑक्साइड था और एक एसिड था। तो मैं कह रहा हूं कि भाई जब मुझे सॉल्ट एंड वाटर ही मिल रहा है तो इट इज लुकिंग लाइक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो मेटल ऑक्साइड कैसा होगा, शायद बेसिक नेचर का होगा। कैसा होगा, मेटल ऑक्साइड इज बेसिक इन नेचर। ये तुम्हें इस पूरे रिएक्शन से इतना ही याद रखना है कि मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। ओके, अब देखो कुछ अलग अलग एग्जांपल देखो तुम। यहां पे तुम्हारे पास एसिड है हर जगह, और यहां पे तुमने क्या किया, मेटल का ऑक्साइड ले लिया है, मेटल ऑक्साइड लिया है। मेटल ऑक्साइड में तुम्हारा Fe2O3 है, कैल्शियम ऑक्साइड है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है। वाटर तो तुम्हें हर जगह मिलना ही मिलना है, देख लो। और तुमने यहां पे एक एसिड लिया HCl, यहां पे भी HCl है, यहां पे भी HCl है, तीनों एग्जांपल में। कंसर्न तुम्हें सॉल्ट मिल रहा है, FeCl3, CaCl2, MgCl2। मेजरमेंट ऑफ मैटर अगर तुम पढ़ लोगे तो तुम्हें फॉर्मूला बनाने में कोई तकलीफ नहीं होगी। इज इट क्लियर? अच्छा, अब देखो यहां पे एक और टॉपिक है, उसको तुम थोड़ा सा समझना। जिंक ऑक्साइड है, तुम बोलोगे सर ये तो मेटल का ऑक्साइड है, ये तो मेटल ऑक्साइड है, बिल्कुल। इसको तुमने एसिड के साथ रिएक्ट किया, जिंक क्लोराइड प्लस वाटर मिल गया। हाँ सर ऐसा ही होता है। अब देखो ये तुम्हारा एल्यूमिनियम का ऑक्साइड Al2O3, ओके। इसको भी तुमने क्या किया, ये तुम्हारा फ्लो HF, ये भी तुम्हारा क्या है, एक प्रकार का एसिड है। तो तुमने जब इसको यहाँ पे रिएक्ट किया तो AlF3 सॉल्ट मिला और वाटर मिला। तुम बोलोगे हाँ सर ये भी क्या है, बिल्कुल वही सही बात है। सो वी कैन कंक्लूड दैट मेटल ऑक्साइड प्लस डाइल्यूट एसिड गिव्स अस सॉल्ट प्लस वाटर। हमने ये बोल दिया। कैसे? क्योंकि हमने इसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से कंपेयर किया, तो हमें पता चला मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया था। ओके, अच्छा, दे जनरली डू नॉट रिएक्ट विद बेस। अब तुम बोलोगे सर क्या मैं मेटल ऑक्साइड को बेस से रिएक्ट करा सकता हूं? तो क्या बेस को बेस के साथ रिएक्ट करा के क्या कर लोगे? तो ये बेस के साथ जनरली रिएक्ट ही नहीं करेंगे। तीन टाइप के रिएक्शन मैंने तुम्हें समझा दिया है। केमिकल फॉर्मूला ऑफ रेड ऑक्साइड अभी बताया था, नीचे कमेंट में बताना। मेटल ऑक्साइड्स आर डैश इन नेचर अभी बताया था, तुम्हें नीचे कमेंट में बताना है। अच्छा, अब देखो रिएक्शन करा रहे हो तुम बेस का किसके साथ, ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल। समझना, अब यहां पे भी बात वही है, तुम्हें बस कंपैरिजन करना है। मैं तुम्हें दिखाता हूं, देखो अगर तुम यहां पे देखोगे, चौथा वाला रिएक्शन है हमारा, ओके, चौथा वाला रिएक्शन है। तुम क्या कर रहे हो यहां पे तुमने चेंज किया, नॉन मेटल ऑक्साइड लिया तुमने। क्या किया, अब की बार नॉन मेटल ऑक्साइड तुमने लिया और इसको तुम रिएक्ट करा रहे हो अब की बार किसके साथ, एक बेस के साथ। तुम्हें फिर से प्रोडक्ट में सॉल्ट एंड वाटर ही मिल रहा है। तो तुम क्या बोलोगे यहां पे, देखो समझना बात को, कि भाई मेरे पास देख, पहले वाले रिएक्शन से कंपैरिजन करो, बेस है, सॉल्ट है, वाटर है। बस मैंने एसिड के जगह नॉन मेटल ऑक्साइड ले लिया। इसका मतलब नॉन मेटल ऑक्साइड इज एसिडिक इन नेचर। याद रखना, पूरे आगे हर एक पन्ने में हमें बस यही बात प्रूव करनी है। चलो देखते हैं फिर
तो यहाँ पे फिर से यहाँ पे वही सारी बातें कही जा रही है। ओके, जो मैंने तुम्हें बताया कि ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल्स आर एसिडिक इन नेचर, अगर तुम कंपैरिजन करोगे तो, जो मैंने तुम्हें समझा दिया। कुछ एग्जांपल देखते हैं। देखो, कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, ये नॉन मेटल है कार्बन और उसका ऑक्साइड। ये एक बेस है सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम कार्बोनेट, जो आपका वॉशिंग सोडा होता है ना बेसिकली, सोडियम कार्बोनेट प्लस वाटर, तो ये सॉल्ट प्लस वाटर मिला, सोडियम कार्बोनेट, याद रखना। अच्छा, कार्बन डाइऑक्साइड को पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ किया तो पोटेशियम कार्बोनेट प्लस वाटर। देखो, सल्फर डाइऑक्साइड ट्राइऑक्साइड, इसको अगर तुमने वाटर NaOH मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ किया तो सोडियम सल्फेट प्लस वाटर। तो ऐसे बहुत सारे रिएक्शन तुम देख सकते हो। तुम्हें इन सारी चीजों से बस एक ही बात पता चल रही है कि नॉन मेटल ऑक्साइड प्लस बेस गिव्स अस सॉल्ट प्लस वाटर। और अगर तुम इसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से कंपेयर करोगे तो तुम्हें पता चलेगा नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। इज इट क्लियर? तो ये तुम्हारा चौथा रिएक्शन यहाँ पे हो गया। दे जनरली डू नॉट रिएक्ट विद एसिड, या एसिड से रिएक्ट ही नहीं करेंगे। एसिड एसिड क्या ही रिएक्ट करेगा। नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर डेंस इन नेचर। नीचे कमेंट में बताना, अगर समझ आ रहा है तो, मजा आ रहा है तो एक बार लिखना है हलवा। और रिएक्टिविटी ऑफ एसिड एंड बेसिस में हमने अब पढ़ना है एम्पोथेरिक ऑक्साइड। तुम बोलोगे सर ये एम्पोथेरिक ऑक्साइड क्या होता है? सिंपल है। मान लो कि अगर तुम एसिड के साथ किसी चीज को रिएक्ट करा रहे हो तो तुम्हें सॉल्ट प्लस वाटर मिल रहा है। अब तुम्हारा जो लिमिटेड ज्ञान है उसके तुम क्या बोलोगे, सर ये वाला बेसिक इन नेचर है। अब मान लो इसी एक्स को उठा के तुम एक बेस के साथ रिएक्ट कराते हो तो तुमको मिलेगा मान लो सॉल्ट प्लस वाटर, राइट। तो तुम क्या बोलोगे, सर ये वाला जो मेरा एक्स है ये एसिडिक इन नेचर है, क्योंकि तुम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से कंपेयर कर रहे हो, तुमने सीख लिया है। लेकिन यहां पे यही एक्स है और यहां पे भी यही एक्स है। तो अगर एसिड के साथ है तो बेसिक नेचर का हो जा रहा है, अगर बेस के साथ है तो एसिडिक नेचर का हो जा रहा है। तो ऐसे ऑक्साइड को हम एम्पोथेरिक ऑक्साइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम? एम्पोथेरिक ऑक्साइड। तो देखो, यूजुअली मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, बट देयर आर सम एक्सेप्शन, कुछ एक्सेप्शंस है, एंड दैट इज एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड जिंक ऑक्साइड। दिस ऑक्साइड बिहेव्स एज बेस व्हेन दे रिएक्ट विद एसिड एंड बिहेव्स एज एसिड व्हेन दे रिएक्ट विद बेस। एसिड के साथ बेस की तरह बिहेव करते हैं, बेस के साथ एसिड की तरह बिहेव करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो, एल्यूमिनियम ऑक्साइड को जब तुम एक बेस के साथ रिएक्ट कर रहे हो तो तुम्हें ये सॉल्ट प्लस वाटर मिल रहा है। तो क्या मिल रहा है बेसिकली तुम्हें? तुम बोलोगे सर ये जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड है एसिडिक इन नेचर है, बट यही एल्यूमिनियम ऑक्साइड रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड टू फॉर्म सोडियम एल्यूमिनेट एंड वाटर। समझ रहे हो? ये जो ऊपर है सोडियम एल्यूमिनेट है। अच्छा, तो ये वाला हम देख लिया। इन द प्रेजेंस ऑफ बेस Al2O3 बिहेव्स लाइक एन एसिड। लेकिन इसी चीज को अब मान लो तुमने एक एसिड के साथ रिएक्ट करा दिया तो AlCl3 तुम्हें सॉल्ट मिल जाएगा और H2O। तो तुम बोलोगे कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू फॉर्म एल्यूमिनियम क्लोराइड एंड वाटर। बात वही है, शब्दों पे ज्यादा मत जाना, ठीक है ना। तो यही जब मेरा एक एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है तो बेस की तरह बिहेव कर रहा है, राइट। तो तुम्हें पता चलेगा कि इट इज बिहेविंग लाइक अ बेस। तो ऐसे केस में तुम जिंक ऑक्साइड का भी एग्जांपल ले सकते हो। जिंक ऑक्साइड ये जो है तुम्हारा, अगर एक बेस के साथ रिएक्ट करा रहे हो तो तुम्हें ये मिल रहा है और वाटर मिल रहा है। ओके, सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट करके सोडियम जिंकेट, इसका नाम क्या है? सोडियम जिंकेट। नाम मैंने सब लिखा है नोट्स में, तुम्हें मिल जाएगा वो। अच्छा, तो तुम अगर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से कंपेयर करोगे तो तुम क्या बोलोगे कि जिंक ऑक्साइड कैसा है? लाइक एन एसिडिक है, क्योंकि बेस के साथ सॉल्ट एंड वाटर दे रहा है तो एसिडिक नेचर का है। बट यही जिंक ऑक्साइड को उठा के अगर तुम एसिड के साथ रिएक्ट करा दोगे तो ये रिएक्ट करके सोडियम क्लोराइड बना लेगा, जिंक क्लोराइड बना लेगा। जिंक ऑक्साइड जो है तुम्हारा, ये सोडियम बोल दिया मैंने, सॉरी, अगर कुछ शब्दों में हेरफेर हो तो सॉरी फॉर दैट। तो HCl देख लो यहाँ पे, ये एसिड है और ये जिंक ऑक्साइड है, इसी को तुम रिएक्ट करा रहे हो तो जिंक क्लोराइड मिल रहा है तुम्हें और वाटर मिल रहा है। अब अगर तुम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के साथ कंपेयर करोगे तो तुम बोलोगे कि भैया जिंक ऑक्साइड कैसा है? बेस की तरफ। बहुत कंफ्यूजन हो रहा है ना? बस इतना याद रखना, ऑक्साइड विच रिएक्ट विद एसिड एज वेल एज बेस, जो एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट कर जाता है सॉल्ट और वाटर बनाने के लिए, उसको हम एम्पोथेरिक ऑक्साइड बोलते हैं। मुझे पता है कि जब सारी चीजें एक साथ आ जाती है ना तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होने लगता है, तो ये कंफ्यूजन होगा ही नहीं, बस अगर इतनी सी बात को मान लोगे तो Al2O3 जिंक ऑक्साइड ये एग्जांपल है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड आर एम्पोथेरिक इन नेचर। सिंपल भाषा में तुमको ये याद रखना है। इसका नीचे आंसर बता दो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एम्पोथेरिक इन नेचर। इसका भी आंसर बता दो, इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। जिंक ऑक्साइड एसिड है तो कैसा बिहेव करेगा? बेस की तरह। इसका आंसर ये है, नीचे लिख देना कमेंट्स में। तो एम्पोथेरिक ऑक्साइड का मतलब ये होता है कि एसिड के साथ बेस की तरह बिहेव करेगा, बेस के साथ एसिड की तरह बिहेव करेगा। अगला प्रश्न देखो तुम्हारे सामने, अगला टॉपिक है जो आखिरी और पांचवा रिएक्शन है, एंड दैट इज बेसिकली कि अगर तुम किसी एसिड का कार्बोनेट या फिर बाइकार्बोनेट, दोनों में से कुछ भी ले लो, मेटल्स का मतलब कार्बोनेट ऑफ मेटल या फिर बाइकार्बोनेट ऑफ मेटल्स के साथ अगर तुम रिएक्ट कराते हो तो तुम्हें कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होता है, वाटर फॉर्म होता है, ठीक है, और सॉल्ट फॉर्म होता है।
मैं समझाता हूं, एक रिएक्शन देखते हैं। हमें एक टेस्ट ट्यूब लेना है, उस टेस्ट ट्यूब में हमें थोड़ा सा बेकिंग सोडा ऐड करना है। बेकिंग सोडा मतलब होता है NaHCO3। तो ये बाइकार्बोनेट है। HCO3 मतलब बाइकार्बोनेट, किसका? एक मेटल का, क्योंकि सोडियम एक मेटल है। क्लियर है? तो सोडियम का बाइकार्बोनेट है। अब यहां पे देखो, तुमने ये टेस्ट ट्यूब लिया, इसके अंदर थोड़ा सा बेकिंग सोडा डाला, और इसके साथ यहां पे तुमने एक लाइम वाटर लिया। ओके, यहां पे तुमने क्या लिया? लाइम वाटर, मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ओके, तो ये भी क्या है? एक बेस है बेसिकली। ओके, तो तुमने यहाँ पे लाइम वाटर लिया, और अब देखो, एड सम डाइल्यूट HCl इनटू बेकिंग सोडा एंड क्लोज द टेस्ट ट्यूब। तो यहाँ पे तुमने क्या किया? थोड़ा सा HCl ऐड कर दिया और टेस्ट ट्यूब को फिर तुमने बंद कर दिया। टेस्ट ट्यूब को बंद करने के बाद इंसर्ट अनदर एंड ऑफ द बेंड ट्यूब इनटू लाइम वाटर इन अनदर टेस्ट ट्यूब। मतलब देखो, एक तुम्हें ऐसा बेंड ट्यूब लेना है, एक यहाँ पे डालना और दूसरा तुम्हें यहाँ पे डालना है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। चलो, अब देखो, जब यहाँ पे क्या होगा, ये एसिड है और यहाँ पे तुम्हारे पास क्या था? NaHCO3, बेकिंग सोडा। ये दोनों रिएक्ट करेगा और कुछ तो फॉर्म होगा, और ये जो गैस है वो बेसिकली यहां से ऐसे जाके इसके अंदर जाएगा। तो जब ऐसा होता है, डाइल्यूट HCl रिएक्ट्स विद बेकिंग सोडा एंड अ गैस इज रिलीज। और जब ये गैस रिलीज होता है, व्हेन द गैस पासेस थ्रू लाइम वाटर, बेसिकली ये तुम्हारा लाइम वाटर है। ओके, और ये वही है जो मैंने तुम्हें बताया। तो जब लाइम वाटर से पास होता है तो लाइम वाटर टर्न्स मिल्की। लाइम वाटर तुम्हें मिल्की टर्न होके दिखेगी। ओके, और ये हमें इस बात का प्रूफ देता है कि ये कार्बन डाइऑक्साइड है। ये लाइम वाटर जो मिल्की हुआ है, इस बात का प्रूफ है कि ये क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो एक्चुअली रिएक्शन, दो रिएक्शन हुए यहाँ पे। पहला वाला रिएक्शन तुम्हारा इस जगह पे हुआ है, ये है कि सोडियम बाइकार्बोनेट, मतलब कि बेकिंग सोडा को तुमने एसिड में डाला HCl में, तो तुम्हें एक सॉल्ट मिला NaCl, वाटर मिला और कार्बन डाइऑक्साइड मिला। क्लियर है? अच्छा, दूसरा यहां पे तुम्हारा रिएक्शन हुआ है, एंड दैट इज, तो ये तुम्हारा ऊपर का जो पार्ट है मैंने लिख दिया है। दूसरा तुम्हारा ये वाला रिएक्शन है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि लाइम वाटर में जब कार्बन डाइऑक्साइड पास हुआ यहां से ऐसे, तो यहां पे कैल्शियम कार्बोनेट बना है, और यही कैल्शियम कार्बोनेट ये व्हाइट कलर का तुम्हें दिख रहा है, और वाटर बना है। तो दो रिएक्शन हुआ। ये दूसरा वाला रिएक्शन तुम्हारा यहां पे हुआ है, लाइम वाटर टर्न्स मिल्की, मतलब ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का कैल्शियम कार्बोनेट बन गया, क्योंकि उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड पास हुआ और पानी निकल गया। गॉट इट? तो दो रिएक्शन हुआ, दोनों अलग अलग है, याद रखना। चलो, अब यहां से हमें एक चीज पता चली, अगर हम काफी देर तक द CO2 गैस इज पास थ्रू मिल्की वाटर फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, द मिल्की लाइम वाटर वंस अगेन टर्न्स कलरलेस। अगर काफी देर तक अगर तुम इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड पास करते रहोगे, ये बात को याद रखना, तो वापस से कलरलेस हो जाएगा। ओके, तो बेसिकली फिर से क्या होता है कि कैल्शियम कार्बोनेट है तुम्हारे पास, अब उसमें तुम वाटर था, जो पीछे प्रोडक्ट था, देखो ना ये वाला, ये पूरा मैंने उठाया, ये पूरा प्रोडक्ट मैंने उठाया। ओके, और इसमें अभी भी मैं कार्बन डाइऑक्साइड पास किए जा रहा हूं। तो यहाँ पे क्या होता है, वापस ये बन जाता है और धीरे धीरे वापस कलरलेस हो जाता है। चलिए, अच्छा, जनरल फॉर्मूला, जनरल फॉर्म ऑफ रिएक्शन विद बाइकार्बोनेट आप ऐसे लिख सकते हो कि तुम्हारे पास अगर एक बाइकार्बोनेट सॉल्ट ऑफ मेटल है, डाइल्यूट एसिड है, मतलब एसिड है बेसिकली, तो तुम्हें मिलेगा मेटल, अनदर सॉल्ट ऑफ मेटल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। मैं सिंपल फॉर्म में तुम्हारे लिए लिख के देता हूं, तुम इस बात को याद रखना, इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना। पांचवा और आखिरी रिएक्शन है हमारा। ओके, तो पांचवा और आखिरी रिएक्शन हमारा क्या है कि अगर मेरे पास एक बाइकार्बोनेट, ऑब्वियसली मेटल का याद रखना, तो मेरे पास एक बाइकार्बोनेट, तो बाइकार्बोनेट मतलब होता है HCO3। ओके, या फिर मेरे पास CO3 है, माइनस होगा ऑब्वियसली ऊपर, ठीक है ना। और अगर तुम, मैं इसको रिएक्ट करा देता हूं किसके साथ, किसके साथ हम रिएक्ट करा देते हैं, एक एसिड के साथ, या फिर हम बेस के साथ भी रिएक्ट करा सकते हैं कई केसेस में। तो मुझे मिलेगा एक सॉल्ट, फिर मुझे मिलेगा कार्बन डाइऑक्साइड, और फिर मुझे मिलेगा वाटर। कार्बन डाइऑक्साइड मिला है, इस बात का प्रूफ हमें मिला लाइम वाटर टर्न्स मिल्की वाले रिएक्शन से। चलिए, क्लियर है? तो अभी थोड़े बहुत रिएक्शन देख लेते हैं, जस्ट हमें कुछ रिएक्शन देखने हैं इस बात को प्रूफ करने के लिए। तो देखो, ये तो हमने अभी अभी देखा था कि सोडियम कार्बोनेट से हमने HCl डाला तो सॉल्ट मिला, कार्बन डाइऑक्साइड मिला और वाटर मिला। अगला देखो, यह पोटेशियम बाइकार्बोनेट, HNO3, नाइट्रिक एसिड, पोटेशियम नाइट्रेट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, प्रूफ मिल गया। अगला देखो, सोडियम बाइकार्बोनेट, एसिटिक एसिड, एक वीक एसिड है, इसको बोलते हैं एसिटिक एसिड, ठीक है ना, या फिर इथेनोइक एसिड, मैंने पहले भी बोला है। CH3COON, सोडियम एसिटेट मिल गया हमें, कार्बन डाइऑक्साइड मिल गया और वाटर मिल गया। अच्छा, इसी चीज को मैं कार्बोनेट्स के साथ भी रिएक्शन करा सकता हूं, और जनरल फॉर्मूला में कार्बोनेट में क्या होगा, NaCO3, H नहीं होता, खाली बाइकार्बोनेट में H होता है, यहाँ पे H नहीं होता। तो सोडियम कार्बोनेट प्लस एसिड, सेम टू सेम, कुछ नहीं बदला, पीछे वाले से कंपेयर कर लो। सोडियम कार्बोनेट प्लस H2SO4, दूसरा एसिड लिया है, सोडियम सल्फेट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सेम।
देखो कैल्शियम कार्बोनेट प्लस नाइट्रिक एसिड, सेम टू सेम, बस सॉल्ट एसिड के हिसाब से बदल रहा है कि तुम रिएक्टेंट में क्या ले रहे हो। इज इट क्लियर? देखो यहां पे अगेन ये सल्फ्यूरिक एसिड है, तुमने पोटेशियम कार्बोनेट लिया, पोटेशियम सल्फेट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर। एक जनरल फॉर्म को समझना है, तुम्हें चीजों का नाम पता होना चाहिए कि किसका नाम क्या है, और ये तुम्हें आएगा प्रैक्टिस से। ये चीज तो आना ही है प्रैक्टिस से। और मेजरमेंट ऑफ मैटर का लास्ट वाला पार्ट तुम्हें देखना पड़ेगा, मोनो बेसिक रेडिकल, डाई बेसिक रेडिकल, इसको लर्न करना पड़ेगा। इसका और कोई उपाय नहीं है। व्हेन द कार्बन डाइऑक्साइड इज पास थ्रू डैश इट टर्न्स मिल्की, तुम्हें जवाब देना है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस डैश गिव्स अस कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर, तुम्हें नीचे जवाब देना है। और अब तक अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई किस बात का इंतजार करो, सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को शेयर करो। अब हम एसिड बेसिस हमने बहुत सारा पढ़ लिया, नाउ ऑल वी हैव टू स्टडी इज अबाउट सॉल्ट्स। अब हमारा पूरा चैप्टर इज कंसर्न अबाउट सॉल्ट्स। तो टाइप्स ऑफ सॉल्ट तीन प्रकार के होते हैं, एक एसिडिक सॉल्ट होता है, एक बेसिक सॉल्ट होता है, एक न्यूट्रल सॉल्ट होता है। अब सिंपल सी बात है, तुमने 3 बीकर लिए हैं, सभी के अंदर तुमने क्या किया, 1 ग्राम डाल दिया सोडियम क्लोराइड, एक में डाल दिया अमोनियम क्लोराइड और एक में डाल दिया सोडियम बाइकार्बोनेट। 3 प्रकार के सॉल्ट डाले तुमने। तो पहले में तुमने सोडियम क्लोराइड डाला NaCl, दूसरे में तुमने अमोनियम क्लोराइड डाला NH4Cl और तीसरे में तुमने डाला है सोडियम बाइकार्बोनेट जो कि तुम्हारा बेकिंग सोडा है। तीनों में तुमने डाल दिया। अब तुम क्या करते हो, इनका पीएच का वैल्यू मेजर करते हो बाय पीएच पेपर। तो इसका पीएच आता है 7, इसका आता है लेस देन 7 और इसका आता है ग्रेटर देन 7। तुम्हें पता है कि अगर इक्वल टू 7 है तो हम क्या बोलते हैं कि न्यूट्रल है, 7 से कम है तो हम कहते हैं एसिडिक है, और अगर 7 से ज्यादा तो हम कहते हैं बेसिक है। सिंपल बातें हैं भाई। अ न्यूट्रल सॉल्ट इज फॉर्म्ड, अगर एक सॉल्ट न्यूट्रल है तो उसका पीएच का वैल्यू 7 आएगा, अगर एक सॉल्ट एसिडिक है तो उसका पीएच का वैल्यू 7 से कम आएगा, और अगर एक सॉल्ट बेसिक है तो उसका पीएच का वैल्यू 7 से ज्यादा आएगा। सिंपल बात है। अच्छा, एक न्यूट्रल सॉल्ट कैसे बनता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बिटवीन स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, इसका पीएच 7 होता है। एक एसिडिक सॉल्ट बनता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बिटवीन स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस, इसका पीएच 7 से कम होता है। और एक बेसिक सॉल्ट बनता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बिटवीन वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, और इसका पीएच ग्रेटर देन 7 होता है। तुम बोलोगे सर सब कुछ ऊपर से चला गया, कोई बात नहीं, बिल्कुल बात नहीं। हम हमारे नोटबुक में जाएंगे और लिख के देखेंगे, तुम्हें समझ आएगा। बस यहाँ पे देख लो, सोडियम सल्फेट न्यूट्रल, सबका फॉर्मूला तुम्हें लर्न करना है, ठीक है ना। पोटेशियम क्लोराइड न्यूट्रल, अमोनियम नाइट्रेट न्यूट्रल एसिडिक, सोडियम कार्बोनेट बेसिक, सोडियम एसिटेट बेसिक, सोडियम क्लोराइड न्यूट्रल। अब देख लो, न्यूट्रल मतलब इसका पीएच 7 होगा, इसका भी 7 होगा, इसका लेस देन 7 होगा, इसका लेस देन 7, लेस देन 7, इसका होगा ग्रेटर देन 7, सेम ग्रेटर देन 7, और इसका 7 होगा। इतना क्लियर हो गया। अब बात करते हैं कि एक न्यूट्रल एसिडिक या वो कैसे बनता कैसे, ठीक है ना। तो ये रिएक्शन की तरह ये भी मैं एकदम सिंप्लीफाई कर देता हूं आपके लिए कि आपको एकदम मजा आ जाए। बस आपको ये याद रखना है कि आपके पास मान लो दोनों पार्टी स्ट्रांग है, ओके, ध्यान से देखना, तुम्हारा एसिड भी स्ट्रांग है, ओके, यहां पे रुक जाओ। मान लो कि तुम्हारा एसिड भी स्ट्रांग है, तुम्हारा बेस भी स्ट्रांग है, इनके बीच का न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा एसिड प्लस बेस, क्या मिलेगा, सॉल्ट प्लस वाटर। तो ये जो तुम्हारा सॉल्ट बनेगा ये न्यूट्रल सॉल्ट बनेगा, स्ट्रांग एसिड स्ट्रांग बेस। क्लियर है? अगला देखो, मान लो कि तुम्हारा एसिड अभी स्ट्रांग है, ओके, मगर जो बेस है तुम्हारा, मान लेते हैं वो स्ट्रांग नहीं है, वो एक वीक बेस है, ओके। अभी जो तुम्हारा फिर से बनेगा एसिड प्लस बेस गिव्स अस सॉल्ट प्लस वाटर, भाई राइट। अब जो तुम्हारा सॉल्ट बना, स्ट्रांग कौन है, तुम बोलोगे सर स्ट्रांग तो एसिड है, तो ये तुम्हारा जो सॉल्ट बनेगा, ये वाला सॉल्ट तुम्हारा कैसा होगा, एसिडिक सॉल्ट। अगला सुनो, मान लो कि अब तुम्हारा ये स्ट्रांग नहीं है, तुम्हारा वीक है, कौन सा, एसिड। तो तुम्हारे पास एक वीक एसिड है, बट अभी भी तुम्हारे पास जो बेस है मान लो वो अभी भी स्ट्रांग है, मान लो इट्स अ स्ट्रांग है बेस। तो तुम्हें क्या मिलेगा, सॉल्ट प्लस वाटर। और यहाँ पे जो तुम्हारा सॉल्ट और वाटर बन रहा है, तो यहाँ पे जो तुम्हारा बेसिकली सॉल्ट है वो कैसा होगा, स्ट्रांग कौन है, तुम बोलोगे सर स्ट्रांग तो मेरा बेस है, तो ये होगा तुम्हारा स्ट्रांग बेस। सिंपल, क्लियर। स्ट्रांग प्लस स्ट्रांग, एसिड बेस की बात कर रहे हैं हम, ओके। स्ट्रांग प्लस स्ट्रांग क्या देगा हमें, न्यूट्रल सॉल्ट। अच्छा, स्ट्रांग ये एसिड है मान लो, ये बेस है तुम्हारा, ओके, ये भी। स्ट्रांग प्लस वीक क्या मिलेगा तुम्हें, एसिडिक। जो स्ट्रांग है वो मिल जाएगा एसिडिक सॉल्ट। अच्छा, वीक प्लस स्ट्रांग ये क्या मिल जाएगा,
वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, ये तुम्हें मिल गया बेसिक सॉल्ट। यही तो तीन है ना तुम्हारे पास, यही तो तीन है। क्लियर हो गया? चलो, तो अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक पॉइंट जो भी तुम्हें बोलना है तुम इसको बोल सकते हो। ओके, नेक्स्ट टॉपिक या पॉइंट जो तुम बोलना चाहते हो बोल सकते हो। ये सब सवालों का जवाब दे देना नीचे कमेंट्स में। एक बार देख लो, डैश इज अ न्यूट्रल सॉल्ट, इनमें से कौन सा न्यूट्रल सॉल्ट है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा कौन सा है। पीएच ऑफ एसिडिक सॉल्ट क्या होता है, अभी सिखाया था, तुम बता सकते हो। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, तुम बोलोगे सर ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या है, बहुत सिंपल सी चीज है। मान लो कि तुम्हारे पास एक एक्टिविटी दे रहा हूं मैं, टेक अ क्रिस्टल ऑफ ब्लू विट्रॉल कॉपर सल्फेट। ब्लू विट्रॉल का मतलब होता है कॉपर सल्फेट इन टेस्ट ट्यूब। तो टेस्ट ट्यूब में तुमने ब्लू विट्रॉल लिया, कॉपर सल्फेट। अब देखो, हीट द टेस्ट ट्यूब। अब इस टेस्ट ट्यूब को तुम हीट करो लो फ्लेम पे एक बर्नर में। धीरे धीरे तुम्हें क्या दिखेगा, ऑन हीटिंग इट लूजेस वाटर, इसमें से थोड़ा थोड़ा करके पानी भाप बन के बाहर निकल जाएगा। ये जो पानी निकला है वो यहां पे क्रिस्टल के फॉर्म में था, समझ रहे हो। और ये जो तुम्हारा ब्लू विट्रॉल था, जो ब्लू कलर का कॉपर सल्फेट था, वो ब्लू कलर से सीधे कलरलेस व्हाइट हो जाएगा। द व्हाइट पाउडर इज कॉल्ड एज एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट। एनहाइड्रस का मतलब होता है, एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट का मतलब होता है जिसमें पानी नहीं है। तो ये जो तुम्हारा था ये एनहाइड्रस बन चुका है, एक्चुअली पानी सब उड़ चुका है। अब यहां पे एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट है। नॉर्मल जो हमारा ब्लू कलर का था उसका फॉर्मूला ये है, ब्लू विट्रॉल मतलब कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला ये है। याद रखना, ब्लू विट्रॉल को ही कॉपर सल्फेट बोलते हैं। कॉपर सल्फेट .5H2O। तो ये .5H2O क्या बता रहा है कि 5 पानी है इसमें क्रिस्टल के फॉर्म में। क्या बता रहा है हमें कि 5 पानी है इसमें क्रिस्टल के फॉर्म में, कॉपर सल्फेट प्लस वाटर। क्लियर है? ब्लू विट्रॉल को ही कॉपर सल्फेट बोलते हैं और ये इसका पानी। अगर मैं इसको हीट करूंगा, यहां पे गर्म करूंगा, तो कॉपर सल्फेट और 5 पानी बाहर चला जाएगा। वापस अगर इसको पानी डालूंगा तो वापस ऐसा हो जाएगा। गेटिंग इट? तो अगर तुमने वापस इसको किया तो वो वापस वही बन जाएगा, वही यहां पे लिखा है। ऑन एडिंग वाटर टू एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट इट टर्न्स बैक इनटू ब्लू क्रिस्टलाइन फॉर्म। फिर से पानी डाल दो, फिर से नॉर्मल हो जाएगा। कंक्लूजन हमें क्या मिला कि वाटर वाज अ पार्ट ऑफ क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ ब्लू विट्रॉल। इसी को हम वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं। वाटर पार्ट था किसका, ब्लू विट्रॉल, तो उसी को वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बोलता है। इज इट क्लियर? चलो, ये अब तो इसमें कुछ भी नहीं लिखा है। अच्छा, एक और बात यहां पे देखो लिखा है, लूजिंग ऑफ वाटर ऑन हीटिंग ब्लू विट्रॉल, ब्रेकिंग डाउन द क्रिस्टल स्ट्रक्चर, लूजिंग ब्लू कलर एंड रिगेनिंग ब्लू कलर ऑन एडिंग वाटर, ऑल फिजिकल चेंजेस। यहाँ पे जो भी चीज हुआ है, कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं हुआ है, बस यहाँ पे एक फिजिकल चेंज हुआ है। ठीक है ना, ये याद रख लीजिएगा, हो सकता है एग्जाम में पूछा जाए कि यहाँ पे एक फिजिकल चेंज हुआ है। क्योंकि तुमने हीट किया तो पानी निकल गया, फिर से पानी डाला तो नॉर्मल हो गया, रिवर्सिबल था ना, परमानेंट चेंज नहीं था, तो इट इज अ फिजिकल चेंज। ओके, एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट अपीयर टू बी डैश इन कलर। नीचे जवाब दो। अच्छा, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन अगर थोड़ा भी समझना है तो याद रखना, वाटर क्रिस्टल के फॉर्म में है। हीट करोगे तो वाटर हट जाएगा, पानी डालोगे वापस आ जाएगा, सिंपल, दैट इज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। बाकी थ्योरी नॉट इंपॉर्टेंट। एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट अपीयर टू बी डैश कलर। किस कलर का दिखता है एनहाइड्रस? एनहाइड्रस की बात कर रहे हैं, इसमें पानी नहीं है। अच्छा, केमिकल फॉर्मूला ब्लू विट्रॉल। ब्लू विट्रॉल का फॉर्मूला क्या? ब्लू विट्रॉल वो होता है जिसमें पानी होता है, कॉपर सल्फेट विद वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ऑब्वियसली दिस इज द फॉर्मूला। चलो आगे बढ़ते हैं। वाटर क्रिस्टलाइजेशन के कुछ एग्जांपल देखते हैं। एक्टिविटी है, apparatus चाहिए तुम्हारे पास, ये कुछ बंसन बर्नर, एक बीकर चाहिए बेसिकली, या फिर एक कुछ कटोरी वटोरी, एक ट्राइपॉड चाहिए किसी चीज को बर्न करने के लिए, और एलम चाहिए। एलम मतलब फिटकरी, जो दाढ़ी वाड़ी बनाने के बाद लेते हैं। और तुम उसका एक छोटा सा स्टोन लो, उसको उसमें डालो, ठीक है, और ट्राइपॉड पे रख के इसको गर्म करना स्टार्ट करो। जब तुम इसको ऑलमोस्ट 92 डिग्री सेल्सियस तक हीट करोगे तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन तुम्हें दिखेगा कि ये फूक गया, स्वेल अप हो गया अराउंड 200 डिग्री सेल्सियस, एंड पफ्ड आउट हो गया, मतलब ऐसा फूका फूका सा तुम्हें दिखेगा थोड़ा सा। ठीक है ना। बेसिकली हुआ क्या कि ये जो एलम क्रिस्टल है व्हाइट कलर का, उसका ये लंबा चौड़ा फॉर्मूला है, K2SO4। देखो तुम, K2SO4 पोटेशियम सल्फेट जैसा, K2SO4। फिर देखो Al2SO4 ट्राइस, ये दूसरा, और प्लस 24H2O। सिंपल फॉर्मूला है, तोड़ तोड़ के पढ़ना। KSO4 की जगह K2SO4, Al2SO4 की जगह Al2 ही है, SO4 थ्राइस है, ओके, एंड 24H2O। तो ये 24H2O क्या है भाई? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन एलम के अंदर। तो देखो, ये अलग हो गया, ये अलग हो गया, और तुम्हें 24 पानी अलग हो गया जब तुमने इसको हीट किया। तो ये रिएक्शन, द मॉलिक्यूल ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन आर पार्ट ऑफ द इंटरनल अरेंजमेंट ऑफ द क्रिस्टल। ये जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है, ये अंदर की तरफ होता है, क्रिस्टल का हिस्सा होता है। ऑन हीटिंग और
जस्ट कीपिंग द वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज लॉस्ट एंड क्रिस्टलाइन शेप ऑफ द पार्ट इज लॉस्ट। तो बेसिकली जब तुम हीट करते हो तो ये क्रिस्टलाइन शेप भी चला जाता है और वो वाटर जो क्रिस्टल के फॉर्म में था वो भी चला जाता है। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज प्रेजेंट इन अ डिफाइनाइट प्रोपोर्शन, ये फिक्स्ड होता है। जैसे हमने देखा था 5H2O था, फिर हमने देखा 24H2O है, तो ऐसा फिक्स होता है इन द केमिकल फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड। यहां पे कुछ एग्जाम्पल दिया हुआ है। क्रिस्टलाइन ब्लू विट्रॉल, ये फॉर्मूला है, ब्लू कलर का होता है, याद रखना, ये एग्जाम में पूछेंगे। क्रिस्टलाइन फेरस सल्फेट, इसको ग्रीन विट्रॉल भी बोलते हैं, FeSO4.7H2O, ग्रीन कलर का होता है, 7H2O इसमें। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है ये भी याद कर लेना, सर्च करना था तुम्हें। क्रिस्टलाइन वॉशिंग सोडा Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट .10H2O, इसमें 10 है और ये व्हाइट कलर का होता है। क्रिस्टलाइन एलम भी व्हाइट कलर का होता है, ट्रांसपेरेंट। K2SO4, Al2SO4 ट्राइस एंड 24H2O, ये भी व्हाइट कलर का होता है। इसके अलावा कुछ भी नहीं पूछेंगे एग्जाम में, याद कर लेना। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन मतलब फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स होगा, हीट करने से चला जाएगा, वापस पानी में डालोगे आ जाएगा। चलिए, द swollen mass of alum is called dash, dried alum, burnt alum, puffed alum, क्या था कमेंट में नीचे आंसर देना है। alum on heating loses dash molecules of water, alum के पास कितना वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन था उतना ही लूज करेगा। अच्छा, अब अगला टॉपिक है तुम्हारा आयोनिक कंपाउंड्स एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। मैं तुम्हें सिंपल भाषा में चीजों को समझाऊंगा, इतना ये एक एक्टिविटी भी कर लेते हैं साथ ही साथ, आखिरी टॉपिक है तो। टेस्टिंग द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ द सॉल्यूशन, हम देखना चाहते हैं कि क्या आयोनिक कंपाउंड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है। सिंपल, हमें यह देखना है। तो मैंने कुछ चीजें ली, जैसे टू टेस्ट द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन एंड टू रिकॉर्ड द ऑब्जर्वेशन। तो मैं जो भी चीजें ले रहा हूं उसको टेस्ट करूंगा और उसका ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड करूंगा। तो पहला मैंने लिया 1 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड इन 50 ml ऑफ वाटर, नमक 1 ग्राम 50 ml पानी में। दूसरा मैंने लिया, देखो यहां पे, दूसरा मैंने लिया 1 ग्राम कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट से CuSO4, नमक क्या था मेरा NaCl, ओके, इन 50 ml ऑफ वाटर। तीसरा मैंने लिया 1 ग्राम ग्लूकोज इन 50 ml ऑफ वाटर। चौथा मैंने लिया 1 ग्राम यूरिया इन 50 ml ऑफ वाटर। चौथा उसके बाद मैंने लिया 50 ml डाइल्यूट H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड इन 50 ml ऑफ वाटर। फिर मैंने लिया 5 ml डाइल्यूट NaOH इन 50 ml ऑफ वाटर। और ये सब मैंने ऐसा पानी में लिया, इन सब का मैंने सॉल्यूशन बनाया, ओके। प्रिपेयर अ सॉल्यूशन ऑफ 1 ग्राम सोडियम क्लोराइड इन 50 ml ऑफ वाटर। तो 50 ml ऑफ वाटर में जो मैंने वो सॉल्यूशन बनाया था, पीछे लिया था ना, उसको लिया मैंने, उस पर एक सपोर्ट डाला, उसके अंदर फिर मैंने क्या किया, इस तरीके से 2 वायर बैटरी के साथ कनेक्ट करके, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव टर्मिनल के साथ, एक टर्मिनल पॉजिटिव एक नेगेटिव के साथ कनेक्ट करके अंदर डाल दिया। और बीच में मैंने किसी तरीके से एक बल्ब भी लगाया और एक स्विच भी लगाया मैंने। ये टच होगा तो ऑब्वियसली करंट अंदर जाएगा, और अगर यहाँ पे करंट है तो बल्ब ग्लो करेगा। और बेयर इलेक्ट्रिक वायर मतलब ऐसे नंगी तार रख दी है मैंने, ओके। अच्छा, अब देखो, जिस चीज को मैंने पॉजिटिव से कनेक्ट किया है, ठीक है ना, सॉरी यहां पे है, जिस चीज को मैंने पॉजिटिव से कनेक्ट किया है वो मेरा पॉजिटिव टर्मिनल है, जिसको मैंने निगेटिव बैटरी से कनेक्ट किया उसको मुझे निगेटिव टर्मिनल बोलूंगा, ओके। एक मेरा होता है कैथोड और एक मेरा होता है एनोड, कैथोड एनोड। बात करते हैं आगे, टेंशन मत लो, पॉजिटिव टर्मिनल निगेटिव टर्मिनल। अच्छा, उसके बाद मुझे बोला गया है अच्छा देखो, ये स्विच जैसे ही मैं बंद कर रहा हूं, देखना बल्ब ग्लो कर रहा है। अगर बल्ब ग्लो कर रहा है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, समझो जरा इस सेटअप को ना, बहुत ध्यान से समझो, चीजें बहुत इजी है। वायर को मैंने ऐसे डाल दिया, इस वायर को मैंने यहां पे डाल दिया, दोनों वायर बीच में टूटा हुआ है। अगर दोनों वायर बीच में टूटा हुआ है तो करंट एक जगह से दूसरी जगह जा पाएगा क्या? क्या करंट मेरा यहां से यहां तक जा पाएगा? नहीं, सर्किट टूटा हुआ है। और अगर मेरा सर्किट टूटा हुआ है तो इलेक्ट्रिसिटी तो कंडक्ट ही नहीं होना चाहिए। बट अगर फिर भी मेरा बल्ब अगर ग्लो कर रहा है बटन दबाने से, फिर भी मेरा बल्ब ग्लो कर रहा है, मतलब यहां पे मैंने जो भी डाला था, NaCl डाला था या फिर NaOH डाला था, वो एक गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। हम जो भी आयोनिक कंपाउंड लेते हैं, आयोनिक कंपाउंड को अगर पानी में डिसोसिएट कर देते हो तो वो सारे गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। ये बात याद रखना, यही चीज तो हमें यहां पे प्रूव करना है। तो देखो, जैसे NaCl जब मेरा था तो Na अलग हो गया, Cl माइनस अलग हो गया, डिसोसिएशन हो गया। और ये फ्री चार्जेस है, और फ्री चार्जेस ही तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। तो मेरा बल्ब ग्लो किया, और मेरा बल्ब ग्लो किया, इसका मतलब ये क्या है, कंडक्टर है। सिमिलरली लर्नर, जब मैंने इसको अलग अलग चीजों के साथ किया, NaCl के साथ ग्लो किया तो कंडक्टर है, CuSO4 पॉजिटिव है निगेटिव है, ग्लो किया तो कंडक्टर है।
ग्लूकोज के साथ नहीं ग्लो किया तो नॉन कंडक्टर है, यूरिया में नहीं ग्लो किया तो नॉन कंडक्टर है, H2SO4 यहाँ पे पॉजिटिव यहाँ पे निगेटिव है, ग्लो किया तो कंडक्टर है, Na प्लस OH माइनस ग्लो किया तो ये कंडक्टर है। समझ रहे हो, पॉजिटिव निगेटिव आयोनिक कंपाउंड वाला होता है और आयोनिक कंपाउंड्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। आई होप यू गॉट इट। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन ग्लोज द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, मुझे बताओ ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, तुम सोच लेना, बाकी आंसर सिंपल है इसका। तो आयोनिक कंपाउंड्स और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी यहां तक क्लियर हो चुका है। तो अंडरस्टैंड दिस फिनोमिनन, हुआ क्या बेसिकली कि बल्ब ग्लो क्यों किया, कि द बल्ब ग्लोज ओनली व्हेन द इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू इट, जो मैंने आपको बोला बीच में सर्किट टूटा हुआ था, एंड दिस कैन हैपन ओनली व्हेन द इलेक्ट्रिक सर्किट इज कंप्लीट। In the above activity, electric circuit is found to be complete when the aqueous solution of NaCl, CuSO4, H2SO4 or NaOH is used. This means solutions are good conductor of electricity. जब हमने इन चीजों को डाला तो बेसिकली ये डिसोसिएट हुए, पॉजिटिव अलग निगेटिव अलग, और ये फ्री चार्ज हुए, और ये फ्री चार्ज ने हेल्प किया इलेक्ट्रिसिटी को पास होने में, सर्किट कंप्लीट करने में। ओके, तो बस इतना ही है इसमें, और तो कुछ खास है नहीं, बाकी दैट्स इट। अब देखो यहां पे जो ये पॉजिटिव वाला होगा निगेटिव की तरफ जाएगा, निगेटिव वाला पॉजिटिव की तरफ जाएगा, अपोजिट चार्जेस की तरफ अट्रैक्ट होगा। तो मैं एक छोटा सा होमवर्क देके छोड़ रहा हूं। देखो तुम्हें क्या पता है कि कैटायन जो होता है, ओके, वो कैसा होता है, वो पॉजिटिव आयन होता है। जो एनायन होता है वो कैसा होता है, वो निगेटिव आयन होता है। कैटायन पॉजिटिव होता है, एनायन निगेटिव होता है। तुम्हें मुझे बताना है यहां पे कि कौन कैथोड क्या होता है, कैथोड पॉजिटिव होता है कि निगेटिव होता है, और एनोड क्या होता है, पॉजिटिव होता है कि निगेटिव होता है। बस इतना सा तुमको पता करना है। ये दोनों इलेक्ट्रोड्स हैं, एक तुम्हारा कोई तो पॉजिटिव है कोई तो निगेटिव है, कौन सा क्या है तुम्हें पता करना है। कैटायन जो निगेटिव होगा उसके पास जाएगा, एनायन जो पॉजिटिव होगा उसके पास जाएगा। एग्जाम्पल को थोड़ा और सुंदर बनाने के लिए, NaCl है तुम्हारे पास, तो Na पॉजिटिव है, Cl निगेटिव है, तो Na उसके पास जाएगा जो इन दोनों में से तुम्हारा निगेटिव इलेक्ट्रॉन होगा, Cl माइनस उसके पास जाएगा जो इन दोनों में से तुम्हारा पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन होगा। ये छोटा सा होमवर्क देकर के मैं इस चैप्टर की यहां पे पूरी के पूरे समाप्ति डिक्लेयर करता हूं, कि जितना तुम्हें मैं सिखा सकता था वन शॉट में, वो मैंने तुम्हें सारी चीजें सिखाई है। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को हर एक लर्नर के साथ शेयर करो, और मुझसे अगर कोई और नीड है तो डेफिनेटली मुझे कमेंट्स में बताना। हर एक चैप्टर मैंने डाला है वन शॉट में, मैं तुम्हें मल्टीपल टाइम बता चुका हूं, सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा, तो गो एंड डेफिनेटली चेक इट आउट। लव यू ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, हैप्पी लर्निंग, एंड चेक आउट द लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन।